हाँ जी, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज से। हॉर्टिकल्चर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्लांट प्रोपेगेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि देखिए, हर एग्जाम में अलग तरीके से पढ़ना होता है हमें। हर एग्जाम का अलग सिलेबस होता है, अलग एग्जाम का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो टॉपिक है प्लांट प्रोपेगेशन, वो ऑलमोस्ट जिस भी एग्जाम में आपके हॉर्टिकल्चर पार्ट होगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, वो आपका आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम हो सकता है, किसी दूसरे जॉब का एग्जाम हो सकता है, उसके अलावा आपके क्या बोलते हैं इसे, डीडीएसओ इन दिनों जो आ रखा है, आपके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्पेशलिस्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट आ रखी है, चाहे वो एग्जाम हो, कोई भी वो एग्जाम जिसमें हॉर्टिकल्चर सिलेबस का हिस्सा रहेगा, उसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी बात, ये लेक्चर मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच पहुंच सके। अब मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच पहुंचने का मेरा मतलब है कि जो डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनरोल्ड स्टूडेंट है वो भी इसका बेनिफिट ले सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को करना क्या होता है, देखिए, आप लोगों को अपना पढ़ने का तरीका बदलने की आवश्यकता होती है। अब पढ़ने का तरीका कैसे बदलना है, आपसे आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा प्लांट प्रोपेगेशन की डेफिनेशन को आप याद कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पौधों को बढ़ा देना क्या होता है, प्लांट प्रोपेगेशन होता है। आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी याद कीजिए, लेकिन आपको जो पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे उसके, जैसे अगर मैं सोइल टेक्सचर के बारे में बात करूं, तो सोइल टेक्सचर का एक पर्टिकुलर वर्ड है रिलेटिव प्रोपोर्शन। तो आपको वो वर्ड, जो पर्टिकुलर वर्ड है, उसका नॉलेज होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी आप लोगों को क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना, लैंग्वेज नहीं पढ़नी सारी की सारी, अपनी शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहें। जितने आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाना कि आप पूरा का पूरा उसमें डेफिनेशन लिखते रहे कि स्केरिफिकेशन ये चीज है, स्ट्रेटिफिकेशन ये चीज है। सिंपल कीजिए ना, स्केरिफिकेशन कैसे भी करके हार्ड सीड कोड जो है उसे तोड़ना, स्ट्रेटिफिकेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, बस हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बनाइए आपके, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में एग्रीकल्चर। एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करते टाइम आपके पास नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स किसी दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, तलवार वही विश्वसनीय है जो खुद बनाई जाए। ठीक है, तो आप लोग वही नोट्स बनाइए जो आप खुद बना रहे हो, दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट मत लीजिए, वो आपको कभी फायदा नहीं देंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है दूसरा अपने नोट्स में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता हूं, अगर मैं अपना खुद का पर्टिकुलर आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो मैं अपने नोट्स में केवल उस चीज को कंसीडर करता हूं जो चीज मुझे या तो आती नहीं, या फिर मुझे दोबारा रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं डाटा पार्ट कभी याद नहीं करता, कभी नहीं करता, एग्जाम्पल्स वगैरह डाटा वगैरह कभी याद नहीं करता। उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, एग्जाम से एक महीना पहले आधा आधा घंटा उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरीके से अपना सारा काम करता रहता हूँ। ओके, तो आप लोग भी क्या करना, आप लोग भी, आज की बात नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं होगा इन लेक्चर से। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस चीज के साथ कि प्लांट प्रोपेगेशन है क्या चीज। अगर प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में हम बात करें, तो प्लांट प्रोपेगेशन कुछ भी नहीं है। एक प्लांट है, उसकी हमें प्रोजेनी बनानी है, कई सारी उसकी कई सारी संततियां बनानी है, यानी उस पौधे की संख्या में वृद्धि कर देनी है, बस वही चीज क्या है, प्लांट प्रोपेगेशन। हिंदी में कह दिया पादप प्रवर्धन। ओके, अब देखिए, क्या पादप प्रवर्धन हम करते हैं या फिर ये नेचर की देन है अपने आप, तो ये अपने आप नेचर की देन है। अब पादप प्रवर्धन के बारे में अगर मैं बात करने लगूंगा, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने देखेंगे, तो अपने को केवल प्लांट प्रोपेगेशन में इतना ही ध्यान होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट, कि पौधों का गुणन कर देना। मतलब क्या हो गया, आपके पास में एक पौधा है, ठीक है, आपके पास में एक प्लांट है, उस प्लांट से आपने क्या कर दिया, उस प्लांट से आपने कई सारे प्लांट बना दिए, दैट्स इट, वही आपका क्या हो गया, प्लांट प्रोपेगेशन। अब यहां से आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा कि कई सारे प्लांट्स बनाने के तरीके कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं प्रोपेगेशन के। वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज बोल दिया गया यहाँ पे कि इसके दो मेनली तरीके हो सकते हैं, एक हो गया आपका सेक्सुअल प्रोपेगेशन, दूसरा हो गया आपका एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से कि क्या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन है वो आर्टिफिशियल मेथड है या फिर आपके नेचुरल मेथड है। आंसर मुझे देंगे शोभना मैम, आप बताइए कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन जो है वो आर्टिफिशियल मेथड है या फिर नेचुरल मेथड है। सर आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड है, किस तरीके से आर्टिफिशियल मेथड है बताइए। नहीं सर, नेचुरल है। किस तरीके से नेचुरल है, आपको ग्राफ्टिंग करनी है, ग्राफ्टिंग क्या अपने आप हो जाती है, आप करते हो। आपको कटिंग्स तैयार करनी है, वो अपने आप हो जाती है, आप करते हो। नहीं, करनी पड़ती है। करनी पड़ती है, तो फिर आर्टिफिशियल हो गया ना, हाँ नेचुरल फिर कैसे हुआ। अब बताइए, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल मेथड है या नेचुरल मेथड है। आर्टिफिशियल है।
अच्छा, आलू की आप कैसे प्रोपेगेशन करते हो? ट्यूबर से करते हो क्या? ट्यूबर आप बनाते हो क्या घर पे? नहीं सर, फिर नेचुरल है। आर्टिफिशियल है नेचुरल है? नेचुरल है। दोनों ही टाइप का है, आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल भी है, ध्यान रखना। लेकिन सेक्सुअल प्रोपेगेशन के बारे में अपन बात करेंगे ना, तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन पूरी तरीके से प्रकृति की देन है, उसके अंदर अपना कोई हस्तक्षेप नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। क्योंकि सेक्सुअल प्रोपेगेशन, आप जेनेटिक्स में आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, उनका गैमेट बनने के बाद में क्या होगा, पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, एग सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और वो एम्ब्रियो बाद में किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन पूरी तरीके से प्रकृति की देन है, लेकिन एसेक्सुअल प्रोपेगेशन प्राकृतिक भी हो सकता है एवं आपके आर्टिफिशियल रूप से भी हो सकता है, ध्यान रखना इन चीजों को। स्टार्ट करते हैं अपने आगे। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 स्लाइड के अंदर, क्योंकि एक स्लाइड में पूरा नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों को हर एक स्टूडेंट को 3 स्लाइड के अंदर जो मैंने ये चार्ट बनाया है, उसको एक स्लाइड आपको एक पेज के अंदर कंप्लीट बना लेना है। और डेफिनेटली तौर पे आप इसे बनाना, लेक्चर खत्म होने के बाद में बनाना, अभी मत बनाना, ताकि क्या हो कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड में ऐड किया, आप उसे एक ही पेज में कवर करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया और उसके बाद में इसके नीचे का सारा यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले पोर्शन को एक अलग स्लाइड में ऐड कर दिया और इस वाले पोर्शन को अलग स्लाइड में ऐड कर दिया। लेकिन आप तीनों को एक में बना करके अच्छे तरीके से चार्ट बना लेना, बहुत हेल्पफुल चार्ट है। प्लांट प्रोपेगेशन का आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे कवर हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना। इसी की हेल्प से पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लांट प्रोपेगेशन मेजॉरिटी। बात करते हैं अपने, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। प्लांट प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने अभी देखा कि प्लांट प्रोपेगेशन दो ही तरीके का हो सकता है, या तो सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल। सेक्सुअल कौन सा हो गया, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन यानी कि फ्लावर इनरोल्ड होगा। अब फ्लावर इनरोल्ड होगा तो कैसे क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, बीज बनेगा। तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन केवल और केवल बाय सीड्स ही हम कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। सेक्सुअल प्रोपेगेशन केवल और केवल बीज के द्वारा ही किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं लैंगिक प्रवर्धन। अब वही चीज होगी ना, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने, मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ वैसे, लेकिन मैं एग्जांपल दे देता हूँ एग्रोनॉमिकल क्रॉप का, या फिर चलो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का दे देते हैं। एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ एक आम के बीज से बना होगा, यानी कि एक आम की गुठली से बना होगा। अब वो एक आम की गुठली से एक पेड़ बन गया और उस पर न जाने कितने सारे आम लग रहे हैं, और हर आम के अंदर एक बीज यानी एक गुठली है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो क्या था, अपन बात कर रहे थे आम के पेड़ के बारे में। एक गुठली से पूरा का पूरा आम का पेड़ बना, लेकिन अब उस एक आम के पेड़ पे न जाने कितने आम लग रहे हैं, और हर एक आम के अंदर एक गुठली यानी एक बीज है, यानी उस हर बीज से हम एक और आम का पेड़ लगा सकते हैं। पता है ना समझ में, यानी हमने क्या कर दिया, एक बीज से पता नहीं कितने सारे बीज उत्पन्न कर लिए, और उन कितने सारे बीजों से उतने ही पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। हो गया ना पौधे का गुणन, यानी मल्टीप्लीकेशन हो गया प्लांट्स का। तो बस वही चीज क्या होगी, सेक्सुअल प्रोपेगेशन यानी लैंगिक परिवर्तन। और कैसे कर सकते हैं लैंगिक परिवर्तन, बीज की सहायता से कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे। प्लांट के फ्लावर पार्ट को छोड़ करके, प्लांट के फ्लावर पार्ट को छोड़ करके, अगर लैंगिक परिवर्तन बीज वाले हिस्से को छोड़ करके हम प्लांट को कोई भी पार्ट से अगर प्रोपेगेट करेंगे, पौधे को पूरे के पूरे प्लांट के फ्लावर वाले हिस्से को छोड़ करके कोई भी प्लांट से प्रोपेगेट करेंगे, तो उस चीज को हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अलैंगिक परिवर्तन या फिर कायिक परिवर्तन। अब बात करेंगे यहां से, जो मैंने शोभना मैम से क्वेश्चन पूछा था कि ये नेचुरल मेथड है आर्टिफिशियल मेथड है, तो ये दोनों ही मेथड है, ध्यान रखना। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन को आप नेचुरल तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो और आर्टिफिशियल तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो। नेचुरल यानी क्या, जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली है, आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आर्टिफिशियल क्या, जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली नहीं है, लेकिन आप उनमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करके उन चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, बात करते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो नेचुरल मेथड में दो इसमें विधियां आती है मेनली, एक हो गया आपका डिवीजन, दूसरा हो गया आपका सेपरेशन। अब डिवीजन और सेपरेशन क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कब करेंगे, जब अपने एसेक्सुअल प्रोपेगेशन पढ़ रहे होंगे उस टाइम। फिलहाल डिस्कस करेंगे तो लेक्चर यहीं पे रह जाएगा। आगे देखिए, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। दो अलग अलग तरीके कौन से हो गए, या तो केवल एक पौधे की सहायता से, या तो केवल एक ही पौधे की सहायता से, या दो पौधों की सहायता से। अब ये एक पौधे की सहायता और दो पौधे की वाली सहायता से, इसके बारे में भी अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन क्योंकि ये ग्राफ आपके, ये चार्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एक पौधे की सहायता से अगर करेंगे तो उसमें दो विधियां होगी, एक हो गया आपका कटिंग और दूसरा हो गया आपका लेयरिंग।
कटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कटिंग के अंदर पौधे का कोई भी भाग आपने काटा और काट करके उससे नया पौधा उगा लिया। अब लेयरिंग क्या होगा वो अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, वो अपन जब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको वैसे भी समझ में तो आना नहीं है। ग्राफ्ट दो पौधों की सहायता से बात करेंगे तो उसमें भी दो विधियां आ गई, कौन कौन सी, एक आ गया आपका ग्राफ्टिंग और दूसरा आ गया आपका बडिंग। अब ग्राफ्टिंग और बडिंग क्या है, दोनों सिमिलर चीजें हैं, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। ग्राफ्टिंग के अंदर ऊपर सायोन यूज करते हैं, बडिंग के अंदर केवल एक बड को ट्रांसफर किया जाता है। अब किसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या होता है सायोन, क्या होता है रूट स्टॉक, सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पेशेंस रखिए थोड़ा, उसके बाद में बात करते हैं। अब ये जो चार्ट शुरू हुआ है वो शुरू कहां से हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप लोग सारा का सारा बना लेना और डेफिनेटली बना लेना। ये चार्ट शुरू हुआ है आपका इस पॉइंट से, बाय वन प्लांट, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन बाय वन प्लांट। ओके, यहां से आप इसको बनाना, कटिंग के नीचे ये पार्ट ऐड कर लेना, लेयरिंग के नीचे ये वाला पार्ट ऐड कर लेना। कटिंग के बारे में बात करेंगे, तीन टाइप की कटिंग हो सकती है, या तो वो रूट पार्ट की कटिंग हो सकती है, लीफ कटिंग हो सकती है, या फिर आपके स्टेम कटिंग हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कटिंग क्या, स्टेम कटिंग रह जाएगा। स्टेम कटिंग फिर से चार अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, हर्बेशियस कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग। डिफरेंस क्या है सब में बात करेंगे जब कटिंग पढ़ेंगे उस टाइम। लेयरिंग के बारे में बात करेंगे तो लेयरिंग की भी दो अलग अलग मेथड हो गए, या तो हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं या हम ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हैं। एयर का मतलब हवा में और ग्राउंड का मतलब धरातल पे, जमीन पे, ठीक है। इतना ही बता रहा हूँ एक बार, उससे ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बार बार बोल रहा हूँ मैं ये चीजों को, ठीक है। आगे देखिए, ग्राउंड लेयरिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, एयर लेयरिंग का बस एक ही टाइप है, एयर लेयरिंग खुद। ओके, एयर लेयरिंग को गुट्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एयर लेयरिंग को गुट्टी भी बोलते हैं। आप कई बार नर्सरी से प्लांट्स परचेज करते हो तो बोलते हैं ना ये गुट्टी वाला पौधा है, यानी वो एयर लेयरिंग से तैयार हुआ वो पौधा है। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला कौन सा चार्ट हो गया, ये वाला चार्ट हो गया आर्टिफिशियल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन बाय टू प्लांट्स, जिसके अंदर बडिंग और ग्राफ्टिंग दो आ रहे थे। तो यहाँ पे बडिंग के अलग अलग कई सारे टाइप हो सकते हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ्टिंग को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक आपके अटैच्ड और दूसरा आपके डिटैच्ड। अटैच का मतलब क्या होगा, जुड़ा हुआ होना, ठीक है, और डिटेल्स का मतलब क्या हो गया, हमने अलग कर दिया। अब क्या अलग कर दिया और क्या जुड़ा हुआ है वो तो ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे उसी टाइम पता लगेगा। उसके बाद में बात करेंगे अटैच्ड ग्राफ्टिंग के कई सारे टाइप हो गए, डिटेच को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक आपके टॉप ग्राफ्टिंग और एक आपके साइड ग्राफ्टिंग। टॉप का मतलब क्या हो गया, ऊपर, और साइड का मतलब साइड होता है, आप समझते हो इस चीज को। यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं, जैसे विप ग्राफ्टिंग बोल दिया गया, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग बोल दिया गया, तो इतने नहीं है इनके एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि ये चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने केवल कुछ एक सांकेतिक एग्जांपल ही आप लोगों को दिए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये मत मान लेना कि बडिंग के केवल इतने टाइप होंगे, टॉप ग्राफ्टिंग के केवल इतने टाइप होंगे, या वट कुछ भी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से। आज के लेक्चर में एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कंप्लीट कर देंगे, और कल आपके आज के लेक्चर में सेक्सुअल प्रोपेगेशन कंप्लीट कर देंगे, और कल के लेक्चर में एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके एसेक्सुअल प्रोपेगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि कौन से फ्रूट के अंदर कौन से टाइप की आपके प्रोपेगेशन मेथड को यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको कारण दूंगा, आप सुनना सारी चीजों को। फिलहाल मैं आपको यही कारण देता हूँ कि लास्ट ईयर आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था टिप लेयरिंग से रिगार्डिंग, ठीक है, टिप लेयरिंग के रिगार्डिंग। अगर वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो आज मुझे 1 साल हो गया होता बैंक में काम करते को, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन कोइंसिडेंटली मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने लेयरिंग के मेथड्स को उतना डीप में पढ़ा नहीं था। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हमें सारी चीजों को डीप में पढ़ना चाहिए, अगर डीप में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो चीजें हैं, जैसे टिप लेयरिंग आपको पता लग गया कि हाँ जी उस फ्रूट के अंदर टिप लेयरिंग हमें करनी है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि पोमग्रेनेट के अंदर हम लेयरिंग करनी है, बताइए कौन सी लेयरिंग करेंगे। तो जब आप टिप लेयरिंग पढ़ लेंगे ना तो आपको अपने आप से पता होगा कि इसमें तो टिप लेयरिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे होंगे, क्या होगा, कंसेप्ट मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट आपको मदद करता है हमेशा किस चीज में, फैक्ट्स को याद रखने में। एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, कंसेप्ट कम पूछे जाते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं अपने सेक्सुअल प्रोपेगेशन से, लैंगिक प्रवर्धन से। देखिए इसमें क्या बोला गया सबसे पहले कि बीज या फिर स्पोर की सहायता से, बीज या फिर स्पोर की सहायता से अगर हम क्या कर रहे हैं, पौधों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका गुणन कर रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, लैंगिक प्रवर्धन बोल देंगे। स्पोर के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, स्पोर के बारे में लेक्चर के सबसे लास्ट में बात करेंगे। होता क्या है स्पोर, वैसे अगर देखा जाए तो स्पोर एक एसेक्सुअल बॉडी है प्लांट की, लेकिन फिर भी इसे सेक्सुअल बॉडी के अंदर काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, बात करेंगे अपने। देखिए सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गेमेट आपका फ्यूज होगा, फ्यूज होकर के मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को बोलते क्या है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद में बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और इस तरीके से पूरे के पूरे आपके सीड का निर्माण हो जाएगा और उस बीज से नया पौधा प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या बोला गया,
अगर मैं एक सीडलिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो सीडलिंग होती क्या है, ठीक है, सीडलिंग को हिंदी में कहते हैं बीजू, ठीक है, बीजू पौधा। होता क्या है, जो बीज से प्राप्त हो उसे कहते हैं बीजू पौधा, ठीक है। तो सीडलिंग क्या हो गया, बीजू पौधा। तो जरूरी नहीं है कि जो सीडलिंग है वो हमेशा अपने पैतृक के समान हो, और ऐसा क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि इसके अंदर गैमेट बनने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन में गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और गैमेट बनते कैसे हैं, मियोसिस के कारण बनते हैं। और मियोसिस के अंदर आप लोगों ने जेनेटिक्स अगर थोड़ी बहुत पढ़ी हो या फिर आपको नॉलेज हो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में, तो आप लोगों को पता होगा कि मियोसिस के अंदर एक क्रॉसिंग ओवर नाम की चीज होती है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप क्या हो सकता है, जेनेटिकल वेरिएबिलिटी आती है, आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उसके अलावा एक और होता है रैंडम असॉर्टमेंट होता है, किस चीज का, जीन्स का, ठीक है, क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों का रैंडम असॉर्टमेंट होगा, उसके कारण भी वेरिएशन आती है अलग अलग। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कोई जरूरी नहीं कि जो आपके पैतृक प्रोजनी, सॉरी आपकी जो प्रोजनी प्राप्त हो, वो प्रोजनी क्या हो, पूरी तरीके से अपने आइडेंटिकल हो किसके, पेरेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक सीडलिंग जो होगा वो, मे का मतलब हो गया शायद, मे नोट बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट, की कोई जरूरी नहीं है कोई पैतृक जो हो पैतृक के एग्जैक्ट रेप्लिका हो। रेप्लिका का मतलब क्या हो गया, उनकी कॉपी, उनकी प्रतिलिपि। हो सकता है कैरेक्टर्स में काफी सिमिलर हो, क्योंकि यहाँ पे अपने को नहीं पता लगेगा, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है एग सेल को, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। उनके अंदर जीन जो है वो जीन कौन सी अवस्था के अंदर डोरमेंट है, रेसेसिव है, क्या उसमें कोई इंटरजेनिक आपके पाई जा रही है, जीन इंटरेक्शंस पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, बहुत सारी चीजें होगी जो ये चीज डिसाइड करेगी कि फिनोटाइपिक के रेशो के फिनोटाइप किस तरीके का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, और क्योंकि वो इनसाइड होती है प्लांट के, अपन उनको कंसिडर नहीं कर सकते, अपने को जो चीजें बाहर दिखाई देंगी यानी कि फिनोटाइप जो होगा अपने केवल उसी को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कारण बोल दिया गया है यहाँ पे, कारण क्या होगा, नेचुरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर सेग्रीगेशन होना कैरेक्टर्स का आपस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो क्या बोला गया कि जो सीड से प्राप्त करते हैं, जो बीज से प्राप्त करेंगे, उसके अंदर हम हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान रखना। जो सेक्सुअल प्रोपेगेशन होगा उसके अंदर हम हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम ये चीज यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे तो फ्रूट के अंदर तो हाइब्रिड वाला उतना लफड़ा नहीं होता, लेकिन वेजिटेबल्स के अंदर हाइब्रिड वेराइटीज काफी होती है। होता फ्रूट के अंदर भी है, जैसे आप सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं, आम्रपाली के बारे में बात करूं तो आम्रपाली है क्या, एक हाइब्रिड ही तो है, लेकिन हाइब्रिड होने के कारण उसे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से ही आपके प्रोपेगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है वो बातें अपन बाद में करेंगे, फिलहाल देखिए आगे क्या बोला गया, सीड से जो प्रोपेगेट होंगे प्लांट। अब ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना कि जो प्लांट सीड से प्रोपेगेट होंगे उनमें जुवेनाइल फेज क्या होगा, लंबा होगा। जुवेनाइल फेज को हिंदी में बोल दिया गया किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब क्या हो गया कि वो पीरियड जिस पीरियड के अंदर प्लांट के अंदर बियरिंग नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, बियरिंग नहीं हो रही। बियरिंग का मतलब क्या हो गया, पौधे के अंदर फूल आना, यहाँ पे लिखा गया बियरिंग। बियरिंग का मतलब क्या हो गया, प्लांट के अंदर आपके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाना, उस चीज को बोलते हैं बियरिंग, ध्यान रखना। तो जुवेनाइल फेज का मतलब क्या हो गया, आपने मान लीजिए बीज से एक पौधा लगा दिया, यानी कि आम का पौधा ही आपने लगा दिया। आप मार्केट गए, मार्केट से आपने मैंगो परचेस किया, आप घर पे आए, और घर पे आने के बाद में आपने क्या किया, मैंगो का प्लांट लगा दिया, और सॉरी जो सीड था उस सीड को इम्प्लांट कर दिया सोइल में। अब क्या वो जर्मिनेट होगा, डेफिनेटली जर्मिनेट होगा। क्या वो पेड़ बनेगा, डेफिनेटली पेड़ बनेगा। लेकिन वो पेड़ बन जाएगा क्या 6 महीने बाद में उस पर फूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, 4 से 5 साल लगेंगे, उसके बाद में उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगी। वो भी डिपेंड करेगा कि क्या वहां पे सुटेबल कंडीशंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना फ्लावरिंग आने के बीच में, ठीक है, जो ये टाइम पीरियड होगा आपके अपने प्लांट को लगा दिया, लगाने से फ्लावरिंग, पहली बारी जो फ्लावरिंग होगी या पहली जो बेरिंग होगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्लियर ना। तो जो बीज वाले जो पौधे होंगे उनके अंदर क्या होगा, जुवेनाइल फेज लंबा होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। एक बात। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंदर जुवेनाइल फेज लंबा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर हम जो प्लांट पार्ट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुलाब का पौधा लगाया, अब गुलाब के पौधे की आप कटिंग यूज कर रहे हो, तो वो कटिंग तो मैच्योर हो चुकी है ना पूरी की पूरी। तो वो मैच्योर कटिंग को हम यूज करते हैं, मैच्योर प्लांट पार्ट को हम यूज करते हैं, इसलिए उनके अंदर जुवेनाइल फेज लंबा नहीं होता। वो उसी सीजन के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अलग से। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना। जो चीज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का फायदा होगी वो आपके सेक्सुअल प्रोपेगेशन का नुकसान होगा, और वाइस वर्सा, ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट अपोजिट है। इसमें जो चीज बेनिफिशियल है उसमें वो चीज हार्मफुल है, इसमें जो चीज हार्मफुल है वो उसमें बेनिफिशियल है, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि सीड प्रोपेगेटेड प्लांट जो होंगे उनके अंदर जुवेनाइल फेज लंबा होगा, जिसके कारण क्या होगा, उनको बेरिंग में आने में टाइम ज्यादा लगेगा।
यानी कि मैं एक बार बोलना चाहूँ तो ये चीज बोल सकता हूँ कि आपने प्लांट लगाया बीज से, तो वो 4 से 5 साल बाद में फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप नर्सरी से प्लांट लेकर के आओगे तो वो नर्सरी से लाया हुआ पौधा हो सकता है उसी टाइम पे फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर दे, फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे। लेकिन वो अपनी इच्छा होती है कि हम स्टार्टिंग के अंदर उससे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर स्टार्टिंग के अंदर फ्लावरिंग या फ्रूट लगने स्टार्ट हो गए तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। प्लांट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे किसके पास? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। उसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी? न्यूट्रिएंट में कमी आ जाएगी प्लांट के अंदर, और उस कारण से प्लांट की आपके वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। अब वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो कल को उस पर हैवी बेयरिंग कैसे होगी? तो उस चीज की वजह से हम शुरुआती 1-2 साल तक प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ ही करने देते हैं। जो फ्रूट जो फ्लावर वगैरह आ जाते हैं उनको झाड़ देते हैं, जानबूझ के मैकेनिकली झाड़ देते हैं उनको। ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन उन पे होश जाती है शुरुआत में, पहले साल ही उन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे तो आप देखना नर्सरीज विजिट करना कभी, नर्सरी के अंदर ही बहुत सारे आपको प्लांट देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग शुरू हो रखी हो। ठीक है, उसका कारण यही रहेगा क्योंकि वो मैच्योर आपके स्टेम को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या बोला गया। अब हमने बात कर ली किसके बारे में? आपके सेक्सुअल प्रोपेगेशन के बारे में बात कर ली। हमें पता लग गया कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंदर कौन सा पार्ट यूज होगा? सीड यूज होगा। तो सीड यूज होगा तो सीड के जर्मिनेशन के रिगार्डिंग हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि सीड जर्मिनेशन है क्या चीजें। यहाँ पे आपके बहुत वाइड स्केल नॉलेज क्लियर होने वाला है। आपके सेक्सुअल प्रोपेगेशन को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे आज अपन। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे जर्मिनेशन के बारे में। तो जर्मिनेशन को हिंदी में कह दिया जाता है अंकुरण। होता क्या है जर्मिनेशन? बीज से अंकुर का निर्माण हो जाना अंकुरण कहलाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। जर्मिनेशन किससे प्रारंभ होगा? बीज से प्रारंभ होगा, बिल्कुल बेसिक बात है। आगे बात करेंगे बीज होता क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जर्मिनेशन किससे होगा? बीज से होगा जी, ठीक है। अंकुरण किसका होगा? बीज का होगा। लेकिन बीज क्या होता है? बीज को हम कह सकते हैं राइपेंड ओव्यूल, या फिर क्या कह सकते हैं? मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का मतलब क्या हो गया? बीजांड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया पुराने लेक्चर्स में। और इसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उसको बोलते हैं अपन ओवरी, और ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या रहता है? ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल जो होगा, बीजांड जो होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सीड के अंदर। कब हो जाएगा? जब यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन आकर के पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट आपके मूवमेंट कर रहे होंगे, और ये मेल गैमेट यहाँ से पोलन ट्यूब्स आपके ओव्यूल में एंटर करेगी, और ओव्यूल में एंटर करके मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप वो बीज का निर्माण कर लेंगे। यानी कोई भी फ्रूट होगा उसके अंदर ओव्यूल जो होगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सीड के अंदर। और जो ओवरी होगी बाहर वाली, वो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। अब जिन फ्रूट के अंदर ओवरी को छोड़ करके कोई फ्लावर का अन्य भाग फल में परिवर्तित हो जाएगा उनको अपन बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और जिनके अंदर ओवरी ही फूल करके किसका निर्माण करेगी? फ्रूट का, उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों को सबको। हाँ जी, तो बीज हमें पता लग गया क्या होता है। राइपेंड ओव्यूल होता है, मैच्योर ओव्यूल होता है। उसके बारे में बात करेंगे तो बीज के अंदर बेसिकली चीजें होती क्या है। तो मैं हमेशा इस तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने कभी देखे होंगे तो ये आपका बीज हो गया। इसके अंदर यहाँ पे ये एक मैं आपको एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसमें 3 चीजें बता देता हूँ कि ये हो गया आपका सीड कोट, ये हो गया आपका एम्ब्रियो, और ये आपका क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। तो वही चीजें यहाँ पे बोल दी गई। एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल एंडोस्पर्म भी हो सकता है। और आपको पता है जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, उनके अंदर कोटिलिडोन के अंदर ही क्या रहता है? फूड आपके स्टोर रहता है। तो यहाँ पे इसके लिए एंडोस्पर्म वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाए। ओके, उसके अलावा तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग वही चीज होगी सीड कोट। तो बेसिकली सीड के अंदर 3 चीजें होंगी, एक आपका सीड कोट, एक आपका एम्ब्रियो, और तीसरा आप एंडोस्पर्म बोल लीजिए समझने के उद्देश्य से, या फिर आप बोल लीजिए स्टोर्ड फूड मटेरियल। लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं कि सारे के सारे बीजों के अंदर एंडोस्पर्म ही हो फूड मटेरियल के तौर पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला अपन बात करते हैं क्या बोला गया? व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज इनिशिएटेड। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे इनिशिएटेड होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनिशिएटेड होगी बीज के अंदर जैसे क्या आएगा? पानी आएगा। पानी आने से क्या हो जाएगा? वो जिब्रेलिक एसिड को एक्टिवेट कर देगा, और जिब्रेलिक एसिड किसका सीक्रेशन कर देगा? अल्फा एमाइलेज का। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करेगा? आपके जो स्टार्च होगा वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। उससे क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा तो आपके एटीपी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और इन सारी चीजों की वजह से जो एम्ब्रियो होगा वो फास्ट ग्रो करेगा। अब एम्ब्रियो फास्ट ग्रो करेगा तो एम्ब्रियो में 2 हिस्से रहते हैं, एक को बोलते हैं अपन रेडिकल और दूसरे को बोलते हैं प्लूमल। तो रेडिकल और प्लूमल क्या करेंगे? वो जब ग्रोथ करेंगे
ठीक है। आपके बीज के अंदर जो रेडिकल और प्लूमुल होंगे वो जब वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, वो सीड कोट को आपके तोड़ करके या सीड कोट को भेद करके पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, बीज से बाहर निकल जाएंगे। और आपके रेडिकल और प्लूमल का सीड से बाहर निकल जाना ये क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि जर्मिनेशन क्या चीज है, जर्मिनेशन क्या चीज है, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड प्लूमल, दैट्स इट। अब वो होगा कैसे, वो सारी चीजें आप सूत्र तरीके से पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आगे बात करते हैं अपन। अब क्योंकि आप ये चीज भी जानते हो कि प्लांट जब तक सीडलिंग स्टेज अटेन नहीं कर लेता, अब सीडलिंग स्टेज होती कौन सी है वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में तो बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज से क्लासेस ले रहे हो, हॉर्टिकल्चर से क्लासेस ले रहे हो, इसलिए फिर से मैं सारी चीजों को कवर कर लूंगा साथ साथ में। देखिए, सीडलिंग स्टेज जो होगी उस स्टेज तक प्लांट्स कौन सी ग्रोथ करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, प्राथमिक वृद्धि करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्लांट हमेशा क्या करेगा, अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी, अपनी जो मूलभूत संरचना होगी उसको अटेन करते हैं, और वहां तक प्लांट बाहर से कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता, ना तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा उस टाइम तक, ना ही वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, और ना ही ट्रांसपिरेशन करेगा। कैसे, क्योंकि सीडलिंग स्टेज तो वो स्टेज है ना जिसपे जो कोमल छोटी छोटी तो पत्तियां निकलती है, वो पत्तियां निकलेंगी, पत्तियां निकलने के बाद में हो सकता है ट्रांसपिरेशन हो, बाद में हो सकता है फोटोसिंथेसिस हो, और जब जड़ें निकल जाएंगे तो जड़ों से हो सकता है बाद में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो, लेकिन अभी तक तो कुछ भी हुआ ही नहीं, अभी तक तो क्या पत्तियां ही नहीं बनी, जड़ें ही नहीं बनी, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया कि इस कंडीशन में प्लांट बाहर से कोई भी न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करेगा, उसके अंदर जितना खाना संचित होगा, जितना स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा उसी का उपयोग करेगा वो। ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपने फिजियोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है प्लांट के अंदर, पत्तियों से जड़ों की ओर रहता है, लेकिन इस वाले केस में ध्यान रखना, एंडोस्पर्म से ऊपर की तरफ किसको ट्रांसफर किया जाएगा, फूड को ट्रांसफर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना। ओके, तो ये बातें भी आपकी हो गई। आगे देखिए क्या बोला गया, एसेंशियलिटी ऑफ जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन होने के लिए किन चीजों की अनिवार्यता है। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए क्या चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, वायबिलिटी ऑफ सीड। अब वायबिलिटी का मतलब क्या है, जीवन, यानी जीवित, आपके लिविंग सीड, तो बीज आपका जीवित होना चाहिए, ऑब्वियस है ये चीज। दूसरा क्या बोल दिया गया कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में मैं फैक्टर्स ऐड कर देता हूँ, एक तो पानी को ऐड कर दिया मैंने, और दूसरा मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे टेम्परेचर को, और तीसरा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपके ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी अलग से नेसेसरी होनी चाहिए, और चौथी कंडीशन में आप कभी कभी इसमें लाइट भी ऐड कर सकते हो, ध्यान रखना। अब इसको मैं ऑक्सीजन हटा करके इसको मैं एयर बोल दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। लाइट, वाटर, टेम्परेचर और एयर, और मैं तो आपको क्लाइमेटिक फैक्टर ये चार ही बताता हूँ, इसी में आ गई सारी की सारी चीजें, आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसी में आ गया, लाइट इंटेंसिटी भी इसी में आ गया, टेम्परेचर कम ज्यादा भी इसी में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट, चिलिंग पॉइंट, बर्निंग पॉइंट, ये सारी चीजें इसी में आ गई। ओके, आप पढ़ने को कितने मर्जी क्लाइमेट के पढ़ते रहिए, रेनफॉल पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन हिस्सा इन चारों का ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो सारे के सारे एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, लेकिन लाइट वाला जो फैक्टर है वो कुछ है कि प्लांट स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सबको नहीं होती, ध्यान रखना। ओके, आगे क्या बोला गया, फ्रीनेस ऑफ सीड फ्रॉम डोरमेंसी, कि डोरमेंसी से बीज मुक्त होना चाहिए। अब डोरमेंसी होती क्या चीज है, जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डोरमेंसी वो अवस्था है, हिंदी में कहते हैं सुसुप्तता या सुसुप्त काल। डोरमेंसी वो अवस्था है जिस अवस्था में हमने क्या कर दिया, प्लांट को सारी की सारी चीजें सही मात्रा में दे दी, उसको जर्मिनेशन होने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी प्लांट क्या ना कर पाए, जर्मिनेशन ना कर पाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। यहाँ पे आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने सीड है। अब सीड के अंदर जर्मिनेशन होगा, सीड के अंदर क्या निकलेगा, रेडिकल और प्लूमल निकलेगा, लेकिन पहले क्या निकलेगा, ध्यान रखना, पहले हमेशा रेडिकल निकलता है। रेडिकल बनाएगा रूट को, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर से रेडिकल, आर से रूट, और प्लूमल किसको बनाएगा, शूट को बनाएगा। शूट किसे कहते हैं ये भी पहले ही बता चुका हूँ, शूट किसे कहते हैं, आपके स्टेम और लीव्स को। जिस तने पे पत्तियां होती हैं उसको सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, शूट, या फिर हिंदी में प्ररव बोल देते हैं, अदरवाइज उसे तना ही बोलेंगे। ओके, तो क्या होगा, प्लूमल बनाएगा शूट पार्ट को, रेडिकल बनाएगा रूट पार्ट को। यहां तक सीड का क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो क्या हो गया, अब जर्मिनेशन होने के बाद में प्राइमरी ग्रोथ जो हो जाएगी प्लांट की, तो उस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, सीडलिंग स्टेज बोल दिया। यहां तक पौधा बाहर से कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेगा, अपने अंदर जो चीजें होंगी उन्हीं को लेगा। अब ये इमेज यहाँ पे ऐड करने का कारण था आपको एक और टर्म से परिचित करवाना, और वो टर्म क्या है, सैपलिंग टर्म है, वो ध्यान रखना। आप नर्सरी से पौधे लेके आते हो,
आप नर्सरी से प्लांट्स को लेकर के आते हो ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं वर्ड फिर से यूज कर रहा हूँ, कौन सा? ट्रांसप्लांटिंग। काफी बार मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से दोबारा बता देता हूँ। ट्रांसप्लांटिंग होता क्या है? आपने पौधे को एक जगह पे लगा दिया, वो आप कोई प्लांटिंग मटेरियल यूज कीजिए, जैसे कि आलू का ट्यूबर यूज कीजिए, कुछ भी चीज यूज कीजिए, गन्ने की पोरी यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए, या फिर बीज यूज कीजिए। उनकी सहायता से आपने एक जगह पे पौधे को लगा दिया और थोड़े टाइम के बाद में उस जगह से पौधे को हटा करके फील्ड में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांटिंग बोलेंगे। अगर आप फील्ड के अंदर आप डायरेक्ट अपने खेत में बीज के स्थान पे किसी अन्य कायिक भाग का उपयोग कर रहे हो डायरेक्ट बिजाई के रूप में, तो उस चीज को हम प्लांटिंग बोलते हैं। प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे? नर्सरी से जो भी पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेकर के आते हो, उनको कौन से स्टेज पे लेकर के आते हो? सैपलिंग स्टेज पे लेकर के आते हो। इस चीज को ध्यान रखना। सैपलिंग स्टेज के अंदर प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर चुका होता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की हो चुकी होती है, यानी कि मतलब क्या हो गया इस चीज का? वो बाहर से पानी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। वो उसमें ट्रांसपिरेशन भी होना शुरू हो गया, पौधा मुख्य धारा में आ गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद में पौधा यंग ट्री बनेगा और बाद में मैच्योर ट्री बनेगा। तो यहाँ पे ये इमेज डालने का मेन कारण था आपको सैपलिंग और सीडलिंग स्टेज में डिफरेंस आपको समझाना। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद में बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीड जर्मिनेशन की सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी? अब अगर आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, मेरी फिजियोलॉजी में जो लेक्चर मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाए हैं, वहां पे आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा। जब जिब्रेलिक एसिड मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी, सबसे पहले क्या होगा? पानी अंदर आएगा, और पानी का फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन। एंट्री पानी को जैसे ही एंट्री करनी है बीज के अंदर, सबसे पहले उसकी सतह पे तो उसको एडजॉर्ब होना पड़ेगा ना। सतह पे एडजॉर्ब होने को हम कहते क्या है? इम्बाइबिशन। यानी कि सीड जर्मिनेशन का पहला काम क्या होगा? इम्बाइबिशन होगा। वाटर की एंट्री के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, सीड जर्मिनेशन होने का मतलब ही नहीं है। तो सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? इम्बाइबिशन होगा। इसके अंदर होगा क्या? पानी अंदर अपटेक कर लिया जाएगा, अंदर पानी पौधे के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अब पानी पौधे के द्वारा नहीं, बीज के द्वारा। बीज के द्वारा पानी ग्रहण कर लिया जाएगा अंदर। अब पानी अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, सीड की फुलावट आ जाएगी बीज के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे तो क्या हो गया? वाटर अपटेक इन सीड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू वाटर पोटेंशियल। कि वाटर पोटेंशियल के कारण ही क्या होगा? बीज बीज क्या करेगा? सीड क्या करेगा? पानी को ग्रहण करेगा। वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड सारी चीजें आप कहाँ पढ़ चुके हो? फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। होता क्या है क्या नहीं होता, वहां जाकर के पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो सीड जो होगा वो पानी अपटेक करेगा, किसकी वजह से करेगा? ऑप्शन आपको दे दिया जाए पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, या फिर दे दिया जाए बोथ ए एंड बी, या फिर चौथा ऑप्शन दे दिया जाए कि हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? मैं पूछ लेता हूँ आपसे। जसपिंदर मैम आप बताइए। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्लांट सॉरी सीड जो होगा वो वाटर अपटेक करेगा किसके कारण? पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल के कारण, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के कारण, बोथ ए एंड बी, या चौथा ऑप्शन हमें नहीं पता। पॉजिटिव सर। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव होता ही नहीं। वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये सारी चीजें आप जीरो। पढ़ चुके हो। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्यों पूछा? क्योंकि आप लोगों ने वाटर पोटेंशियल पढ़ा हुआ है कहाँ पे? क्रॉप फिजियोलॉजी में। अब जब आप वहां पे वो चीज पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आकर के गलत क्यों कर रहे हो उस चीज को? ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और उस सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट में डिफरेंट नहीं है, सारी चीजें वही है। आपने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रखी है, आप कैसे वाटर पोटेंशियल यहाँ पे समझ जाएंगे? लेकिन क्योंकि आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ रखी है इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। और आपको पता होना चाहिए वो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की वजह से होगा। यहाँ पे डीपीडी के बारे में अगर मैं बात करता तो आप पॉजिटिव बोलते तो ठीक रहता। ठीक है, अब ये मैंने सब लोगों के लिए बोला है, केवल उनके एक के लिए नहीं बोला, ध्यान रखना। सारे लोग ही गलती करते हो इस टाइप वाली, स्ट्रेस में बताया करो। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता तो भाई तो आंसर क्या रहता? ये मुझे बताइए। शोभना मैम आप बताइए, क्वेश्चन क्या है इस बार मेरा कि पानी अपटेक करेगा। ठीक है, प्लांट क्या करेगा? सॉरी सीड क्या करेगा? वाटर अपटेक करेगा। और किसकी वजह से करेगा? नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से, पॉजिटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से, बोथ ए एंड बी, या हमें नहीं पता। सर पॉजिटिव की वजह से। अब फिर आपने गड़बड़ कर दिया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी तो नेगेटिव वैल्यू है, हमेशा नेगेटिव रहेगी, कभी होती नहीं पॉजिटिव। आप चेक करें, केवल और केवल प्रेशर पोटेंशियल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है।
हाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है, उसके अलावा ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहती है। तो ये कुछ चीजें इस तरीके की, थोड़ी सा आपको घुमा दिया तो घुमाने से आप गलतियां ना करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टडी करें, अच्छे तरीके से पढ़ करें, थोड़ा पढ़े लेकिन जितना पढ़ लिया ना वो तो एकदम पक्का होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और खुद पे भरोसा करें, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आपको करेगा क्या, क्वेश्चन वहां आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा, सारी चीजें आपके सामने होगी, केवल आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा। ध्यान रखना कि आपको खुद पे कितना भरोसा है, आपने जो चीज पढ़ रखी है उस चीज पे आपको कितना भरोसा है। वो लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करेगा, पागल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें बनना नहीं है, क्योंकि हम है नहीं ना पागल। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या बोला गया, फर्स्ट हमने देख लिया, उसके बाद में क्या बोला गया, लैग फेज। अब हम जानते हैं सीड जर्मिनेशन होगा, सबसे पहले पानी एंटर कर लेगा, पानी एंटर करके करेगा क्या, पानी एंटर करके जिब्रेलिक एसिड को एक्टिवेट कर देगा, जिब्रेलिक एसिड अल्फा एमाइलेज का सीक्रेशन कर देगा, अल्फा एमाइलेज बाद में क्या कर देगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज क्या होगा, रेस्पिरेशन में काम में ले लिया जाएगा, रेस्पिरेशन से क्या होगा, शोषण से ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किया जाएगा। तो ये जो स्टेज होगी उसको हमने क्या बोल दिया, लैग फेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैसन, यानी मतलब क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होंगी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताते रहता हूँ कि जिब्रेलिक एसिड क्या कर देगा, एक्सीलरेटर को दबा देगा, और एक्सीलरेटर क्या करेगा, फास्ट फास्ट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट हो जाएगी यहाँ पे। एटीपी सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ही ऑब्वियस आपका आपके बनेगा अल्फा एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है, और एंजाइम कौन से नेचर के रहते हैं, एंजाइम रहते हैं प्रोटीन नेचर के। ओके, और मेटाबॉलिज्म होगा रिवर्स मटेरियल का, यानी क्या हो गया, जो आपके रिजर्व मटेरियल होगा उसका मेटाबॉलिज्म होगा। कैसे, आपके स्टार्च जो है उसको स्टोर करके रखा गया है, उसको यूज कर रहे हैं उस टाइम पे। जैसे आप आज लॉकडाउन के टाइम पे फंसे हुए, तो लॉकडाउन के टाइम में अपन क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स जो है उस सेविंग्स से अपना गुजारा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, स्पेसिफिक एंजाइम प्रोडक्शन। अब ये जो चीज है ना, स्पेसिफिक एंजाइम प्रोडक्शन, अगर मैं इसको इतना लिख के छोड़ देता तो आप लोग क्या समझते, आप लोग इसको इस तरीके से लेते कि स्पेसिफिक एंजाइम का मतलब हो गया अल्फा एमाइलेज का सीक्रेशन, लेकिन वो तो इस वाले पॉइंट में हो गया प्रोटीन सिंथेसिस में। यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम प्रोडक्शन का मतलब है कि उन एंजाइमों को प्रोड्यूस करना जो क्या करेंगे, सेल वॉल को लूज करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर सेल वॉल लूज नहीं हुई तो सेल इलोंगेशन कैसे होगा। ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन सेल वॉल को लूज ही तो करता है ना, सेल वॉल को लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, सेल में इलोंगेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल लूज कर दी जाएगी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की सहायता से, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, किसके अंदर, एम्ब्रियो की कोशिकाओं में, रेडिकल की कोशिकाओं में, और इलोंगेशन होगा तो ही तो वो बड़ी होंगी, तो ही तो उनमें ग्रोथ होगी। ओके, उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहला इम्बाइबिशन हो गया, पानी अंदर आ गया, पानी ने अंदर आकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा रेडिकल का जन्म। अब रेडिकल सीड से बाहर आएगा, ध्यान रखना, रेडिकल सीड से बाहर आएगा। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बीज का जर्मिनेशन हो रहा है, उसका एविडेंस कौन होगा, तो उसका एविडेंस होगा हमेशा, जर्मिनेशन का एविडेंस कौन होता है, जर्मिनेशन का एविडेंस होता है रेडिकल का बनना। एक चीज होती है जर्मिनेशन टेस्ट। तो जर्मिनेशन टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से करते हैं जी, एक हमने पेट्री डिश ले ली, पेट्री डिश के अंदर हमने टिश्यू पेपर वगैरह रख लिए कुछ, और उनमें क्या कर दिया, मॉइस्चर डाल दिया उनमें, ताकि उनमें क्या रहे, मॉइस्चर स्टोर होकर के रहे। उसके ऊपर हम कुछ सीड को रख देते हैं, सीड को रखने के बाद में फिर से उसे टिश्यू पेपर से ढक देते हैं, और उनको फिर से मॉइस्चराइज कर देते हैं, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम बाद में हम आते हैं तो जो बीज होगा, बीज से क्या निकल जाएगा, आपके रेडिकल निकलना प्रारंभ हो जाएगा, प्रांकोड निकलना प्रारंभ कर देगा। उस चीज के कारण हम बोल देंगे कि बीज जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेशन परसेंटेज अगर चेक करते हैं तो वही करते हैं, 100 बीज ले लिए रैंडम, कोई भी आपके पास सैंपल है, उस सैंपल में से आपने 100 बीज ले लिए, 100 बीज को आपने इसी मेथड से उगा करके देखा, अगर वो बीज में रेडिकल का निर्माण हो रहा है तो हमने बोल दिया कि ये जर्मिनेट हो रहा है बीज। मान लीजिए 100 बीज आपने लिए, ठीक है, 100 सीड आपने लिए, 100 में से 80 सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। अब जर्मिनेट हो रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, जर्मिनेशन की डेफिनेशन ही बोल रही थी किस चीज का इमरजेंस होना, रेडिकल और प्लूमल का आपके निर्माण होना। लेकिन पहले किसका निर्माण होगा, पहले रेडिकल का निर्माण होगा। ठीक है, तो 80 सीड आपके अगर जर्मिनेट हो रहे हैं तो इसके जर्मिनेशन परसेंटेज मैंने बोल दिया 80% जर्मिनेशन परसेंटेज है जी इसमें। तो उसी तरीके से हम जर्मिनेट हो रहा है बीज, कोई बीज है वो अंकुरन कर गया, इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण हम क्या देंगे, इसका प्रमाण हम देंगे रेडिकल का निर्माण होना, ध्यान रखना।
ठीक है। अब रेडिकल का निर्माण होगा कैसे? रेडिकल का निर्माण होगा आपके सेल इलोंगेशन की सहायता से। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रेडिकल का निर्माण कैसे होगा, और ऑप्शन आपको दे दिया जाए, पहला सेल इलोंगेशन के कारण होगा, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे कि पानी के अपटेक के कारण होगा, और तीसरा ऑप्शन आपको दे दे कि ये आपके एटीपी सिंथेसिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट हो जाएंगी इसके कारण होगा, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे ऑल ऑफ अबोव, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबोव। क्योंकि ये जो आपके सेल का इलोंगेशन होने वाली चीज है, वो सेल का इलोंगेशन कब होगा? सबसे पहले तो इम्बाइबिशन ही होगा ना, उसके बाद में ये सारी चीजें आएंगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि ये सारी चीजों का जी मिला जुला परिणाम है आपके आपके सीड का जर्मिनेशन होना या फिर रेडिकल का इमर्जेंस होना। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। उसके बाद में अब रेडिकल निकल गई, तो रेडिकल क्या किसका निर्माण करेगी? सीडलिंग का। रेडिकल निकलने के बाद में प्लूमोल निकलेगा, और प्लूमोल और रेडिकल थोड़ी सी ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद में किसका निर्माण कर लेंगे? सीडलिंग का। सीडलिंग बाद में सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ करके किसका निर्माण कर लेगा? सेपलिंग का। सेपलिंग वो स्टेज है जिसको अपने फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं अपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं रेडिकल के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते हो रेडिकल होती क्या चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एम्ब्रियो होगा, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन कलर में आपके सामने एम्ब्रियो दिया गया है, तो एम्ब्रियो में रेडिकल पोर्शन कौन सा होगा? एम्ब्रियो में रेडिकल पोर्शन हमेशा उसके आधार वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, आप बोलते हो ना नींव। नींव क्या चीज है? नींव होती है आपके मकान की बेस, आधार। ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से के लिए वर्ड यूज करते हैं हम बेस। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि एम्ब्रियो एक्सिस जो होगा, उसके बेस वाला जो हिस्सा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल वो पार्ट होगा जहां से रूट की ग्रोथ होगी, जहां से जड़ों का निर्माण होगा। इन सारी चीजों को आप एक ही सूत्र में ध्यान रखना। एम्ब्रियो के नीचे वाला हिस्सा यानी कि बेस एक्सिस जो होगा, एम्ब्रियो एक्सिस का बेस पॉइंट जो होगा, वो रेडिकल होगा। रेडिकल से किसका निर्माण होगा? रूट्स का निर्माण होगा। सीड जर्मिनेशन में पहले रेडिकल का इमर्जेंस होता है, उसके बाद में प्लूमल का होता है। उसी तरीके से जो अपर पोर्शन होगा एम्ब्रियो एक्सिस का, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे प्लूमल। और प्लूमल से किसका निर्माण होगा? शूट का। आप देख सकते हो ये आपके पास में एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया? रेडिकल। और ऊपर वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? प्लूमल। रेडिकल किसका निर्माण करेगा? रूट्स का। प्लूमल किसका निर्माण करेगा? शूट का। इतनी बातें। उनके अलावा एक दो वर्ड यहाँ पे नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको देखिए। एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टा। तो टेस्टा किस चीज को बोलते हैं? सीड कोट को टेस्टा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सीड कोट को टेस्टा भी बोलते हैं। नोट कर लेना इन चीजों को। अभी नोट कर ना कर सको अगर आप, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर डाल देता हूँ, वहां से नोट कर लेना, या फिर आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ, वहां से नोट कर लेना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर पीडीएफ डालता रहता हूँ मैं सारी की सारी, वहां से ले लेना। हाँ जी, सीड कोट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको हम टेस्टा भी बोल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, दो नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे निकल के आई है, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें ना कंपटीशन एग्जाम में बड़े पूछ लेते हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, लेकिन पूछ लेते हैं। मेरे से अगर आप कोई भी चीज पढ़ना चाह रहे हो तो ध्यान रखना, मेरे पास आपको हमेशा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, मेरे पास हमेशा आपको कंसेप्ट मिलेंगे। फैक्ट्स भी बेशक आपको मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे। मैं बिलीव ही नहीं करता इस चीज में, मेरा बिलीव ही कंसेप्ट में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ दो टर्म दिए गए, एक दे दिया गया हाइलम, दूसरा दे दिया गया माइक्रोपाइल। ठीक है, अब होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? आपको पता है मैं हमेशा इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक ही तो मेरे को डायग्राम बनाना आता है अच्छे से, तो मैं इसका भरपूर उपयोग करता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया, यानी मादा जननांग हो गया, पुष्प के अंदर पाया जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये वाला हिस्सा रह गया ओवरी, और ये वाला हिस्सा क्या रह गया? ओव्यूल। अब होता क्या है, आप लोग सारे लोग जानते हो कि इसके आसपास क्या रहेगा? पोलन सेक रहते हैं, परागकोश रहते हैं, और परागकोश से क्या निकल के आएगा? परागकण निकल के आएंगे। और परागकण किसी भी पोलिनेटर की सहायता से, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब जरूरी नहीं हमेशा पोलिनेटर ही हो रहे, लेकिन पहुंच गए कैसे भी करके। परागकणों का आपके स्टिग्मा पे पहुंच जाना क्या कहलाता है? आपके पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन दो टाइप तीन टाइप का होता है, उसको अपन नहीं कंसिडर कर रहे, केवल अपने मतलब की चीज को यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का लिंक कर रहा हूँ हर चीज को एक दूसरे से। ठीक है, पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन होने के बाद में पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, यहाँ पे पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। पोलन ट्यूब क्या करेगा? आपके जो स्टाइल होगा उस स्टाइल को भेजता हुआ अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आ गया, ओवरी के पास से आया, और कहाँ घुस जाएगा? ओव्यूल के अंदर घुस जाएगा। आपको पता है इस चीज के बारे में। तो ओव्यूल के अंदर वो वाला हिस्सा, ओव्यूल के अंदर वो वाला हिस्सा जहां से पोलन ट्यूब आपके ओव्यूल में प्रवेश करती है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोपाइल बोलते हैं। अपने शब्दों में लिख लेना, आप लोग जैसे भी लिखना चाहो लिख लेना। लेकिन माइक्रोपाइल क्या होगा? माइक्रोपाइल ओव्यूल का वह वाला हिस्सा होगा जिस हिस्से से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है। बीजांड में
पराग नलिका जहां से प्रवेश करेगी उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ध्यान रखना। सेकंड थिंग, सेकंड यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, हाइलम। आप लोगों ने मटर जरूर छीली होगी, तो मटर में आप लोग छीलते हो तो उस टाइम जैसे ही आप फली को छीलते हो तो क्या मटर का बीज जो होता है वो आइसोलेटेड पड़ा रहता है, अलग से पड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं पड़ा रहता, वो हमेशा ना अटैच रहता है फली के साथ, जो मटर के जो पोड होंगे उनके साथ हमेशा अटैच रहता है। तो वो वाला हिस्सा जहां से क्या होगा, अब बीज तो होते हैं ओव्यूल, या ध्यान रखना, बीज क्या होते हैं, ओव्यूल ही होते हैं, बीजांड ही होते हैं। तो मटर के बीज को या मटर के दाने को मैं बीजांड बोलूं तो गलत नहीं बोलूंगा। तो बीजांड जिस हिस्से से प्लांट से अटैच रहेंगे, ठीक है, बीजांड जिस हिस्से से प्लांट से अटैच रहेंगे उस हिस्से को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोल दिया गया, हाइलम क्या होगा, हाइलम वो हिस्सा होगा जिस हिस्से से बीज जो होगा वो प्लांट से चिपका रहेगा। अब वो प्लांट से ओवरी वॉल से चिपक रहा हो, कहीं से चिपक रहा हो, अपने को मतलब नहीं है, बस अपने को दो चीजों को ध्यान रखना है कि एक तो प्लांट पे स्पोर्ट होता है जिस चीज को अपन हाइलम बोल दिया, हाइलम क्या हो गया, जिस वो वाले हिस्सा बीज का वो वाला हिस्सा जो हिस्सा प्लांट से अटैच रहेगा उसको हमने हाइलम बोल दिया। दूसरा हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वो वाला छेद होगा, ध्यान रखना, छिद्र होता है माइक्रोपाइल, वो वाला छिद्र होगा जिस छिद्र की सहायता से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। आप बड़े साइज के सीड को देखना, फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर चने हो ना, बड़े वो सफेद वाले चने हो, उनमें देखना बहुत क्लियर आप देख सकते हो, माइक्रोपाइल को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्राई कर लेना आप लोग, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और हाइलम को तो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। टेस्टा किस चीज को बोल दिया गया, सीड, आपके जो सीड कोट है उसको टेस्टा भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे वही टेस्टा, प्लूमुल और रेडिकल हो गए, और ये आपके कोटिलीडॉन हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको सीड दिखाया गया है वो सीड क्या है, एक डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, जिसके अंदर दो कोटिलीडॉन प्रेजेंट होते हैं, वो वाला सीड है ये। दो कोटिलीडॉन प्रेजेंट है तो इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर जो फूड होगा वो फूड कोटिलीडॉन में ही यानी बीज पत्र में ही स्टोर्ड रहता है। इतनी बातें होपफुली आप सारे लोगों को समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे अगर हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो सीडलिंग स्टेम होगा, जो सीडलिंग का स्टेम होगा यानी सीडलिंग का तना होगा, यानी ये सीडलिंग का तना हो गया, उसको भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से हिस्सों में, एक हाइपोकोटाइल और दूसरा एपिकोटाइल। अब देखिए, मेरी क्या आदत है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आप लोग रूट वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों ने जिस टाइम रूट वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया ना, अपने दिमाग में इन चीजों को बिठाना फिट कर दिया, उसके बाद में एग्रीकल्चर में आपकी 40-50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, बोला क्या गया आपको, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे जो क्वेश्चन के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड्स की हेल्प से। यहाँ पे क्या बोला गया, हाइपो। अब हाइपो का मतलब आप जानते हो, हाइपो का मतलब ही क्या होता है, नीचे। दूसरा वर्ड इसके साथ में क्या है, कोटाइल, और कोटाइल का वर्ड मतलब क्या हो गया, कोटिलीडोन। ठीक है, तो कोटाइल यानी कोटिलीडोन, हाइपो का मतलब नीचे, जिसके अंदर क्या हो, कोटिलीडोन के नीचे। तो कोटिलीडोन ये रहा, कोटिलीडोन ये रहा, कोटिलीडोन के नीचे का जो तना होगा उस तने को हमने क्या वर्ड दे दिया, हाइपोकोटाइल। क्या मुश्किल है इसमें। और कोटिलीडोन के ऊपर का जो तना होगा उसको हमने वर्ड दे दिया एपिकोटाइल। लेकिन ये जो वर्ड है ना, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये वर्ड केवल सीडलिंग स्टेज तक है, उसके बाद में इनको कंसिडर नहीं करते अपने, बाद में आपके सेम ही कंसिडर करते हैं। लेकिन क्योंकि कंसिडर करते हैं कौन से स्टेज तक से, आपके सीडलिंग स्टेज तक, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, किस तरीके से होती है बताता हूँ आपको। आप एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन पढ़ते हो ना, वहां पे आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, किस तरीके से होती है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। दूसरा वर्ड, दूसरा यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एपिकोटाइल। एपी का मतलब ही क्या हो गया, ऊपर, और कोटाइल का मतलब क्या हो गया, कोटिलीडोन, यानी कोटिलीडोन के ऊपर वाला हिस्सा। तो ये आपके कोटिलीडोन हो गए, कोटिलीडोन के ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, एपिकोटाइल। एक बार फिर से इस चीज को देख लेते हैं। जो सीडलिंग का जो स्टेम होगा, सीडलिंग का जो तना होगा, उसको दो भागों में हम बांट देते हैं। एक हो गया आपका हाइपोकोटाइल, दूसरा हो गया एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल यानी कोटिलीडोन के नीचे का हिस्सा, और एपिकोटाइल यानी कोटिलीडोन के ऊपर का हिस्सा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आगे देखिए, हाइपोकोटाइल जो हो जाएगा वो कोटिलीडोन के नीचे का, और एपिकोटाइल आपके कोटिलीडोन के ऊपर का। वही बातें लिखी गई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एक बार इमेज को देख लेते हैं। ये सीड है, सीड से क्या हुआ आपके रेडिकल पहले। अब देखिए यहाँ पे बीज से पहले क्या निकल के आ रहा है, रेडिकल। तो रेडिकल का निकलना इज इक्वल टू सीड जर्मिनेट होना, ध्यान रखना। रेडिकल के बाद में क्या हुआ, रेडिकल के बाद में ये आपके जो कोटिलीडोन था वो कोटिलीडोन ऊपर की तरफ चला गया, इसको अपन एपिजियल जर्मिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे हाइपोकोटाइल क्या हो गया, कोटिलीडोन के नीचे का हिस्सा, और कोटिलीडोन के ऊपर के हिस्से को हमने बोल दिया एपिकोटाइल। वैसे तो ये इमेज अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन मैं इस इमेज की हेल्प से नहीं, आपको नेक्स्ट यहाँ समझाऊंगा मैं आपको। जो
हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में कंफ्यूजन की बात कर रहा था वो। देखिए यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की गई है कि जो सीडलिंग जो होगा उसका इमरजेंस होना, यानी सीडलिंग का निर्माण होना भी दो अलग अलग तरीके का हो सकता है। कौन कौन से तरीके का? एक हो सकता है आपके ईपीजीएस। अब यहाँ पे ईपीजीएस वर्ड यूज कर लिया गया, मैंने भी जानबूझ के यहाँ पे ईपीजीएस वर्ड डाला है। क्यों डाला है? ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आपके फेमिलियर हो जाइए। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पे पानी और वाणी हर 12 किलोमीटर पे बदल जाया करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, एपीजीएस के बारे में बात करेंगे। एपी का मतलब ऊपर, जीएस का मतलब जर्मिनेशन, या फिर इसको एपीजीएल भी बोलते हैं अपन। यहाँ पे लिख दिया गया एपीजीएल। एपी का मतलब ऊपर, जीएल का मतलब जर्मिनेशन होना, यानी कि ऊपर की तरफ जर्मिनेशन होना। ऊपर किसके? आपके अर्थ के सरफेस से ऊपर जर्मिनेशन होना। सेकंड यहाँ पे बात करेंगे, क्या बोल दिया गया, हाइपोजीनस या फिर हाइपोजियल, यानी अर्थ के सरफेस के नीचे जर्मिनेशन होना। दो बातें। आगे देखिए क्या बोला गया, ये यहाँ समझने वाली चीज है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन एक बार पल्ले पड़ गई उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी, समझना इस चीज को। एपीजीएस जर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, हाइपोकोटाइल जो होगा वो इलोंगेट होगा। अब देखना, यहाँ में बीच से अलग अलग कर दिया, ये सारा का सारा पार्ट हाइपोजियल जर्मिनेशन का है, आपको देखना ही नहीं है, आपको ये वाला देखना है एपीजीएल जर्मिनेशन का। तो एपीजीएल जर्मिनेशन में क्या हुआ, ये बीज है, ये आपके रेडिकल निकला, रेडिकल निकलने के बाद में ये क्या निकला, आपके रेडिकल की ग्रोथ कर ली, और ये जो कोटिलिडोन के नीचे वाला जो हिस्सा था, कोटिलिडोन के नीचे वाले स्टेम का जो हिस्सा था, उसको हमने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल। और ये जो हाइपोकोटाइल था, उसके ऊपर जो कोटिलिडोन है, वही कोटिलिडोन यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। देखिए ये हाइपोकोटाइल जो है उसके अंदर इलोंगेशन हो रहा है। यहाँ पे वही चीज लिख दिया गया कि हाइपोकोटाइल में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो आपके सामने है, ये हाइपोकोटाइल है, इसके अंदर ये इलोंगेशन हो गया, साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, साइज में बड़ा होने की वजह से यहाँ पे एक हुक के जैसी संरचना, हुक ऐसी संरचना होती है ना हुक की, तो यहाँ पे भी हुक के जैसी संरचना क्रिएट होगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल हुक बोल दिया। अब कंफ्यूजन वाली क्या चीज है, कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि है तो जर्मिनेशन एपिजियल टाइप का, लेकिन एपिजियल टाइप के जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल हुक बनता है। कई लोग ये सोच लेते हैं इस चीज के बारे में कि हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा ना, तो उसी के अंदर बनेगा आपके हाइपोकोटाइल टाइप का हुक, लेकिन उसमें नहीं बनता, इसमें बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बन गया, कोटिलिडोन ऊपर आ गया सरफेस से, और कोटिलिडोन का सरफेस से ऊपर रह जाने क्या कहलाता है, एपिजियल जर्मिनेशन। ऊपर आने के बाद में थोड़ी सी ग्रोथ करेगा, और कोटिलिडोन के ऊपर वाला जो स्टेम पार्ट होगा उसको हमने एपिकोटाइल बोल दिया। लेकिन इसके अपोजिट बात करेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन में। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपके जो बीज था, बीज से आपके रेडिकल निकला, रेडिकल निकलने के बाद में प्लूमुल ने अलग से ग्रोथ की। इसके अंदर कोई ऊपर कोई आपके जो हाइपोकोटाइल था उसके अंदर कोई इलोंगेशन नहीं हुआ। इलोंगेशन नहीं होने के कारण क्या रह गया, कोटिलिडोन आपके नीचे का नीचा ही रह गया, ध्यान रखना। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल का रोल नहीं था, इसके लिए वो नीचा रह गया, ध्यान रखना। अगर हाइपोजियल में भी हाइपोकोटाइल हो जाता तो वो एपिजियल बन जाता, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उसमें कोटिलिडोन नीचे रह गया, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि एपिजियल जर्मिनेशन होगा, उसके अंदर कोटिलिडोन ऊपर की तरफ रहते हैं, और एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल हुक बनेगा। जबकि आपके हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर, हाइपोकोटाइल के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं होता, कोई विस्तार प्रसार साइज में वृद्धि नहीं होगी, केवल एपिकोटाइल इमरजेंस होगी, जिसके अंदर क्या होगा, ग्राउंड से ऊपर रहेगा क्या, कोटिलिडोन, और इसके अंदर कोटिलिडोन ग्राउंड के नीचे ही रह जाएगा। होपफुली यहाँ तक मैंने आपको जितनी बातें समझाई है, सारी बातें आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो फटाफट से चैट में यस सर ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, उसके बाद में लेक्चर आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकेंगे या प्रभावित करेंगे सीड को जर्मिनेट होने से। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, वही लैंग्वेज वाली पार्ट है। मैं भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत रहती है। आप लोग लैंग्वेज को स्किप ना करा करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए मेरा एक सजेशन है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जो मैं स्लाइड्स में इतनी सारी लैंग्वेज ऐड कर देता हूँ। देखिए फिजियोलॉजी मैंने आपको करवाई, वहां पे तो सी नहीं अलग था, वो तो मेरे को करवानी फर्स्ट ईयर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। मैं कॉम्पिटिटिव वालों को वहां पे कम कंसीडर कर रहा था, लेकिन फिजियोलॉजी करवाने का बेस्ट तरीका वही है, आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, सारा ही कंसेप्ट है, तो आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे लैंग्वेज में ऐड क्यों कर रहा हूँ इतनी, क्योंकि आप अलग अलग तरीके की लैंग्वेज पढ़ने के आदी बन जाए। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज को आप पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में आपको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। स्किप मत किया करें चीजों को, हर चीज को याद करना है, नोट्स में लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन आप पढ़ना प्लीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें, ताकि नए नए वर्ड से आप फेमिलर हो, नई नई लैंग्वेज से आप फेमिलर हो।
वरना मैं अपने बारे में बताऊं ना आपको, मैं एक रेस्ट्रिक्टेड वर्ड के अंदर इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैंने वो क्वेश्चन किसी टाइम में गलत कर दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप, जितनी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज को पढ़ोगे ना उतनी ज्यादा आपके दिमाग में ना उस क्वेश्चन को समझने के बारे में ज्यादा आसान सुगमता होगी। ठीक है, और क्वेश्चन को समझ लेना ना 50% आपको पास करवा देता है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया तो आप 50% वहीं पे पास हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसे प्रभावित करेंगे, तो वही बातें लिख दी गई कि सारी कंडीशन नॉर्मल होगी तो सीड आपके क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। अगर नहीं कर रहा जर्मिनेट तो हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो इमैच्योर हो, डोरमेंसी हो, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो ठीक है जी, हम पढ़ लेंगे सारी बातों को। कुछ बीज जो होते हैं उनके अंदर, नॉर्मली जितने भी सीड्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, अपने पास स्टोर्ड रहता है फूड मटेरियल। लेकिन अगर अपन बात करेंगे ऑर्किड के बारे में, ऑर्किड है क्या चीज, एक फ्लावरिंग प्लांट है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि ऑर्किड जो एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इसके अंदर सीड साइज इसका बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, बहुत ज्यादा छोटा सीड साइज रहता है इसका। इसके लिए इसके अंदर एंडोस्पर्म में फूड जो होता है या तो वो स्टोर ही नहीं रहता, अगर रहता है तो बहुत थोड़ी मात्रा में स्टोर रहता है। इसके लिए हमें ऑर्किड को अगर जर्मिनेट करवाना है तो हमें बाहर से न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, हमें बाहर से वैम जैसे वेस्कुलर आर्बोरिकल माइकोराइजा जैसे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, इसकी जड़ों की वृद्धि ज्यादा हो जाए, वो फंगस इसकी जड़ों के साथ एसोसिएशन में आ जाए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाए और न्यूट्रिएंट ला ला करके इसको दे दे और इसको कहे भैया आप जर्मिनेट हो जाइए, हेल्दी बन जाइए फटाफट से। वरना इसके पास तो है ही नहीं इतना खाना कि ये जर्मिनेट कर पाए खुद को। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे क्या बोला गया, द फैक्टर सच एज स्टेज ऑफ मैच्योरिटी वायबिलिटी ऑफ सीड आर इंटर रिलेटेड, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं ये सारी बातें। अब यहाँ पे 4-5 फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सीड जर्मिनेशन के लिए। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ जिन फैक्टर्स के बारे में, उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहले सीड वायबिलिटी, उसके बाद में पानी, उसके बाद में टेम्परेचर, लाइट और आपका एयर। इन फैक्टर्स को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले सीड वायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो वायबिलिटी का मतलब ही क्या हो गया, जीवित होना। ठीक है, अब बीज जीवित होगा, एम्ब्रियो जब तक जीवित रहेगा तभी तक तो वो जर्मिनेट कर पाएगा, जीवित नहीं है तो कैसे कर पाएगा। और क्या आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई ना कोई सीड इस टाइम जरूर होगा। हो सकता है कोई दाल हो सकता है गेहूं का बीज हो सकता है बाजरा हो, या हो सकता है चना हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके घर में बीज जरूर होगा इस टाइम कोई। तो वो जो बीज है ना इस टाइम, अगर वो नया बीज है, ठीक है, बीज जब मैं बोल रहा हूँ, अनाज बोल दीजिए, बीज बोल दीजिए, यहाँ पे मैं बीज वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन अनाज हो गया वो भी तो बीज है। अब क्वालिटी उसकी कैसी है वो एक अलग चीज है। ग्रेन और सीड के अंदर डिफरेंस रहता है। ग्रेन हमारा पेट भरने के लिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए आवश्यक होता है। सीड के अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उससे अच्छी क्वालिटी के पौधे उत्पन्न हो। सारे के सारे सिमिलर टाइप के होने चाहिए। तो ये कुछ अलग बातें हैं, उनको डिस्कस नहीं कर रहे थे डिटेल में। लेकिन आपके घर में जो अनाज के दाने हैं वो दाने इस टाइम जिंदा होने चाहिए, अगर वो नए दाने हैं तो। और इस टाइम वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन उनकी रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बहुत ही स्लो है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर उनकी रेस्पिरेशन की रेट बिल्कुल बंद हो जाएगी तो आपका एम्ब्रियो जिंदा कैसे रहेगा भाई। ठीक है, वो स्लोली स्लोली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली, और उन अपने पास जो खाना स्टोर होता है उससे स्लोली स्लोली रेस्पिरेशन करते रहते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे कि हवा पानी, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल गई, तो उस टाइम वो जर्मिनेट कर लेंगे और अपने अंदर जितना भी खाना होगा उस खाने को यूज कर लेंगे। अब डिपेंड करेगा कि जिस टाइम वो जर्मिनेट हो रहे हैं उस टाइम उनके अंदर पर्याप्त खाना है या नहीं। अगर उस टाइम उनके अंदर इतना खाना है कि वो सीडलिंग स्टेज तक ले जाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन उस टाइम अगर उनके पास इतना खाना है सीडलिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर मामला गड़बड़ है। ओके, देखिए यहाँ पे सीड वायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के बारे में बात करूं तो गेहूं की सीड वायबिलिटी तकरीबन 2 साल रहती है। अगर आपके घर में 4 साल पुरानी गेहूं पड़ी है तो वो जर्मिनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो मर चुका है। एंडोस्पर्म जो था, एंडोस्पर्म ने सारा का सारा न्यूट्रिएंट यूज कर लिया। अब उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट ही नहीं था, कहाँ से खाना नहीं, तो खाने में तो मर गया। मर गया, अब वो केवल और केवल ढकोसला है, और वो गेहूं भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट को यूज कर लिया गया। आगे देखिए, सीड वायबिलिटी। अगर यहाँ पे बात करेंगे वायबिलिटी और सीड के बारे में, तो क्या हो गया, पावर टू जर्मिनेट, कि जर्मिनेट होने की पावर है या नहीं आपके पास। अगर जर्मिनेट होने की पावर है तो आप वाइबल हो, आप जिंदा हो, वरना जिंदा नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया कि सीड जर्मिनेशन या सॉरी वायबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी। वायबिलिटी डिपेंड करती है कि उसको हार्वेस्ट कौन सी स्टेज पे किया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये प्लांट्स आपके पेरेंट्स जो होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है। उनके अलावा आपके आपके क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है, उनको हार्वेस्ट करते टाइम किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन थी, या फिर उनको स्टोर करके रखा गया उस टाइम किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन थी।
आगे बात करेंगे अपने की वाइबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करती है किस चीज पे, बीज की एज पे डिपेंड करती है। और जनरली जो एनुअल्स प्लांट होते हैं वो अपनी सीड वाइबिलिटी 6 से 12 महीने में खो देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके मैंगो जैसे प्लांट के बारे में, तो आम की गुठली को आपने अगर एक हफ्ते 10 दिन 20 दिन रख लिया ना तो वो खत्म हो जाएगी, उसके अंदर सीड जर्मिनेशन की कैपेसिटी नहीं बचेगी, ध्यान रखना। आम की गुठली को तो आपने जैसे ही क्या कर लिया, आम से बाहर निकाला, निकालने के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीज दो, अब उतना जल्दी उसको सॉइल में इम्प्लांट कर दो तो ही वो जर्मिनेट हो पाएगा, अदरवाइज वो अपनी वाइबिलिटी लूज कर देता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यहाँ ग्रेन क्रॉप्स होगी, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, उनकी सीड वाइबिलिटी लगभग लगभग 6 से 12 महीने के आसपास रहती है। लेकिन कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कई सारे सालों तक जिंदा पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर क्या बोल सकते हैं अपने, या तो उनको डोरमेंसी पीरियड में बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इनके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट बहुत माइन्यूट होती है। और स्पेशली वीड जो होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, उनकी सीड वाइबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं सेकंड फैक्टर वाटर के बारे में। तो पानी के बारे में बात करेंगे तो आप सारे लोगों को पता है कि एम्ब्रियो के अंदर खाना तो रहता है, लेकिन वो खाना उसके काम कब आएगा, जब वो डिसोल्व हो जाएगा, घुलित अवस्था में आ जाएगा। एम्ब्रियो के अंदर खाना स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च आपको पता है घुलित अवस्था में आता नहीं। स्टार्च को घुलित अवस्था में आने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कब होगा, जब स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एमाइलेज एंजाइम उपस्थित हो। और एमाइलेज एंजाइम उपस्थित कब होगा, जब जिब्रेलिक एसिड कहेगा डीएनए को कि डीएनए भाई साहब आप ना एमआरएनए बनाइए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाइए, और प्रोटीन से एमाइलेज बनाइए, तब आएगा। और जिब्रेलिक ऐसा कब करेगा, जब जिब्रेलिन को अपन पानी पर छींटा मार करके जगाएंगे। ओके ना, तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखना। आगे देखिए, तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट। आगे पानी के बारे में बात करेंगे तो हार्ड सीड कोड जो होगी उसको क्या करेगा, ये सॉफ्ट करने का काम करेगा। हार्ड सीड कोड का मतलब क्या हो गया कि ये मैंने आपको सीड बताता हूँ, सीड का ये एम्ब्रियो पार्ट रह गया, एंडोस्पर्म पार्ट रह गया, सीड कोड का पार्ट रह गया। अब सीड कोट अगर इसकी हार्ड है तो आपने पानी में छोड़ दिया थोड़े टाइम तक, तो पानी में छोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। अगर पानी में आप अपनी स्किन को भी लंबे टाइम तक डाले रखोगे तो वो भी गल जाएगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, आपके सीड कोड जो होगी वो गल जाएगी, गलने के कारण क्या हो गया, उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा, आपका सीड जर्मिनेशन हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके, और पानी के प्रवेश करने को बोल क्या दिया गया, इम्बाइबिशन। आगे बात करेंगे अपने क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, तो वो बड़ा डिपेंड करेगा सीड कोड को जर्मिनेट, आपके सीड कोड को आपके परमेबल बनाने के अंदर, और आपके जर्मिनेशन को बढ़ाने के अंदर। बाकी अगर बात करेंगे तो एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस का मतलब क्या हो गया, अधिक मात्रा में पानी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पानी अधिक, अब आपके बारे में बात करते हैं, आपके शरीर का, आपके और मेरे शरीर का 70% भाग क्या है, पानी है। लेकिन अपन को एक बाथ टब में डाल दे और उस बाथ टब में पानी डाल दे, क्या हम खुश हो जाएंगे, हम कहेंगे गर्मी का मौसम है, नौतपा चल रहा है जी, आज तीसरा पता नहीं चौथा है, तो इतने भीषण गर्मी के टाइम पे आपको हमने पानी में डाल दिया, हम तो धन्य हो गए, काश पानी ठंडा होता। लेकिन अब क्या हो, पानी धीरे धीरे उसका लेवल राइज करते रहे, और लेवल राइज करते करते यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आने के बाद में हम एडी ऊपर करके थोड़ा सा और सांस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगी, पानी सर के ऊपर चला जाए, सर के ऊपर चला जाएगा तो जो पानी हमारे लिए जीवनदायी है वही हमारा जीवन लेने का काम कर लेगा। इस तरीके से पानी आ गया तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो हमारा वैसे मामला खत्म हो जाएगा। जो घर में आपके जो बीज पड़ा है वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है इस टाइम पे, जो आपके थैले में या किसी पतीले में बर्तन में जो भी आपने स्टॉक करके रखा हुआ है वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है इस टाइम, ध्यान रखना। और पानी बहुत ज्यादा आपने डाल दिया तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो मामला खराब हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो मॉइस्चर क्या किस चीज को आपके निमंत्रण देता है, मॉइस्चर यानी नमी किस चीज को निमंत्रण देगी, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देती है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर आपके कहीं मॉइस्चर आ गया बीज के अंदर, तो मॉइस्चर आने की वजह से क्या हो जाएगा, फंगस लग जाएगी, वहां पे बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। हाँ जी, ज्यादा मॉइस्चर के कारण क्या हो जाएगा, बीमारियां लग जाएगी। उसी तरह अगर बात करें तो आपके जो जीरो फाइट प्लांट होंगे उनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी जर्मिनेट होने के लिए। जो आपके सबमर्ज प्लांट होंगे जैसे कि आपके लोटस या वाटर लिलीज, तो उनको क्या होगा, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री के आसपास। उस टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, सीड बढ़िया जर्मिनेट कर पाएगा, ध्यान रखना। लाइट के बारे में बात करेंगे तो लाइट एसेंशियल नहीं होती सारे के सारे प्लांट्स के लिए, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइट एसेंशियल होती है। आपको मैंने प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने लेट्यूस प्लांट के अंदर आपको बताया था। तो वहां पे क्या हो रहा था,
रेड कलर की लाइट थी, वो लाइट तो इंड्यूस करेगी किस चीज को, सीड के जर्मिनेशन होने को, लेकिन ब्लू कलर की लाइट जो होगी वो लाइट क्या करेगी, सीड के जर्मिनेशन होने को रोकेगी। तो आप यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जो रेड कलर की लाइट होगी वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है। ओके, लेकिन सारे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो रेड लाइट होगी वो रेड लाइट क्या काम कर देगी, आपके डीएनए को एक्टिवेट कर देगी, डीएनए को काम करने को एक्टिवेट कर देगी आपके एमआरएनए के निर्माण में, और एमआरएनए बाद में प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बाद में एमाइलेज बनाएगा। लेकिन अगर अपने लाइट नहीं देना चाह रहे तो लाइट वाली चीज को अपन स्किप कर सकते हैं, किस चीज की हेल्प से, जिब्रेलिक एसिड के एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह के, जिब्रेलिक एसिड के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ हम अपन इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में कि क्या चीज होती है जी सीड डोरमेंसी। अगर सीड डोरमेंसी की मैं बात करूं तो क्या हो गया, सीड डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंदर बीज क्या हो जाए, जर्मिनेशन ना कर पाए, बीज अंकुरित ना हो पाए, जबकि अपन जो सारी की सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल है किस चीज के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए। लेकिन सीड डर्मिनेंस, सीड आपकी डोरमेंस जो है वो डिफरेंट है किस चीज से, क्विनेसेंस से आपके डिफरेंट है। अब किस तरीके से होती क्या है क्विनेसेंस, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो क्विनेसेंस क्या वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, प्लांट को सॉरी सीड को फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। अगर कोई बीज है उसको जर्मिनेट होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, वो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड नहीं करवाया, पानी की रिक्वायरमेंट होगी, वो पानी हमने प्रोवाइड नहीं करवाया, इन सारी और ऑक्सीजन वगैरह इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीजें हमने अवेलेबल नहीं करवाई। तो वो अगर बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, क्विनेसेंस। लेकिन अगर सीड आपके सारी की सारी चीजें हमने फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड करवा दिया फिर भी जर्मिनेट नहीं हो पा रहा तो इस कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी बोलेंगे। क्लियर, देखते हैं सीड डोरमेंसी के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सीड डोरमेंसी के टाइप की बात करेंगे तो ये एक्सटर्नल हो सकती है, या फिर एक्सोजिनस हो सकती है बाहरी, या फिर क्या हो सकती है, फिजिकल डोरमेंसी हो सकती है, भौतिक सुसुप्तता। ठीक है। सेकंड टाइप बात करते हैं, इनेट डोरमेंसी यानी आंतरिक कारणों की वजह से हो सकती है, एंडोजिनस हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी के कारण हो सकती है। ठीक है, या फिर इसको मैं फिजियोलॉजिकल भी बोल सकता हूँ। उसके बाद में कॉम्बिनेशनल हो सकती है। कॉम्बिनेशन का मतलब एक से ज्यादा उसमें चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे आपके इंटरनल डोरमेंसी भी हो उसमें, आपके इनेट डोरमेंसी भी हो, यानी एक्सो एंडो डोरमेंसी हो तो वो भी इसका टाइप हो सकता है। उसके अलावा इनफोर्स डोरमेंसी या फिर इंड्यूस डोरमेंसी, इंड्यूस डोरमेंसी को सेकेंडरी डोरमेंसी भी अपने बोल सकते हैं, और इन सारी चीजों को अपन प्राइमरी डोरमेंसी भी बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। सबसे पहला कौन सा, एक्सटर्नल या फिर एक्सोजिनस या फिर फिजिकल डोरमेंसी। इसमें बात करेंगे तो ये डोरमेंसी किस चीज की वजह से है, ये डोरमेंसी एम्ब्रियो के बाहर की वजह से है। यानी क्या हो गया, ये आपके सीड है, ये आपका एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के बाहर क्या चीज होगी, सीड कोट हो गया। तो ये क्या हो गया, बाहर वाले सीड कोट के कारण क्या होगी, ये डोरमेंसी होगी, उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल, एक्सोजिनस या फिर फिजिकल डोरमेंसी। इसके अंदर होता क्या है, जो सीड कोट होगी वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, हार्ड होने के कारण वो पानी को अंदर नहीं आने देगी, एक बात। दूसरी चीज एक और हो सकती है, दूसरी चीज एक और हो सकती है, यहाँ पे मैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना मानिए कि जो एक्सटर्नल सीड कोट होगी वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, हार्ड होने के कारण पानी को अंदर नहीं आने देगी, पानी को और ऑक्सीजन दोनों को, पानी और ऑक्सीजन दोनों को अंदर नहीं आने देगी। अब दोनों में से कोई भी एक अंदर नहीं आए तो सीड जर्मिनेशन किस तरीके से प्रभावित होगा आप अच्छे से समझते हो। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, सीड को जर्मिनेट करते टाइम जब ग्लूकोज बन जाएगा, पानी की सहायता से, जिब्रेलिक एसिड की सहायता से और एमाइलेज की सहायता से जब ग्लूकोज बन जाएगा तो ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में प्रवेश करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ना, तो ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है। ओके, लेकिन यहाँ क्या हो गया, सीड कोट बहुत ज्यादा सख्त होगी, पानी भी अंदर नहीं आ पा रहा, ऑक्सीजन भी अंदर नहीं आ पा रही। इस टाइप की डोरमेंसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल, एक्सोजिनस या फिर फिजिकल डोरमेंसी। सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड कौन सी होगी, इनेट यानी आंतरिक, एंडोजिनस यानी अंदर की, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। ठीक है, डोरमेंसी। इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, आपके सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं जर्मिनेशन कर पाएगा, क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो हो सकता है इमेच्योर हो किस टाइम, जर्मिनेशन के टाइम पे। अब एम्ब्रियो इमेच्योर है तो वो कैसे आपके रेडिकल और प्लूमेल बना लेगा, तो जब तक एम्ब्रियो आपका मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे कारण हो सकते हैं इनेट डोरमेंसी के, वो अपन सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन इनेट डोरमेंसी में होगा क्या, कोई ना कोई कारण क्या होगा, सीड का आंतरिक कारक होगा जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, कि सारी चीजें फेवरेबल होने के बावजूद भी। इसके अंदर केमिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कई बार इनहिबिटरी, जैसे इनहिबिटरी कौन है, आपके एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जैसे क्या होगा, पानी अंदर आ गया,
सीड के अंदर पानी प्रवेश कर दिया। अब जिब्रेलिक एसिड बोलेगा ठीक है माइलेज का सिंथेसिस कर देते हैं, एब्सिसिक एसिड बोलेगा नहीं करना। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो तो सबके ऊपर सुपीरियर हो गया ना इनके अंदर, उसकी चलेगी, उसने जिब्रेलिक एसिड को मना कर दिया तो जिब्रेलिक एसिड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सारे आपके कौन से हो गए, इनेट या फिर एंडोजिनस या फिर मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशनल या फिर एक्सो एंडो डोरमेंसी। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आपके सीड कोट भी बहुत ज्यादा हार्ड है और अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसके अंदर हमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो सीड कोट को ठीक करना पड़ेगा। अब मैं लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया आपके चिलिंग स्ट्रेटिफिकेशन, अब मैं नहीं यूज कर रहा इस टाइप के वर्ड्स को, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं और मेरा तो यही मानना है जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको उतना ही आता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एक्सो एंडोडोर्मेंसी की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, सीड कोट भी आपकी सख्त होगी और अंदर भी कोई ना कोई गड़बड़ियां होंगी। तो हमें सबसे पहले तो सीड कोट को ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें हैंड टू हैंड किस चीज को, एंडोजिनस जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी के कारण है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वोटेवर जो भी है, लेकिन दोनों टाइप की डोरमेंसी हो गई, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी, या फिर इसको डबल डोरमेंसी भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, होती कौन से प्लांट्स में है ये डबल डोरमेंसी, ये जनरली जो आपके विंटर सीजन के अंदर जो लगाए जाने वाले या फिर जो टेम्परेट रीजन के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है जनरली। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा बोला गया, इनफोर्स्ड डोरमेंसी। अब इनफोर्स्ड डोरमेंसी क्या हो गई कि बीज भैया ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन हम ना एक फैक्टर, अब वही चीज है, हम ऑक्सीजन दे तो रहे हैं लेकिन उतनी नहीं दे रहे जितनी सीड को जर्मिनेशन होने के लिए रिक्वायर्ड है, पानी दे तो रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे रहे जितना सीड को जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर दे तो रहे हैं लेकिन थोड़ा कम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कोई कंडीशन होगी जिसके अंदर क्या है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रभाव के कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इनफोर्स्ड डोरमेंसी बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये डोरमेंसी कैसे ठीक हो जाएगी, सबसे इजी वाली डोरमेंसी है ठीक करने के लिए, जिस फैक्टर में ऑक्सीजन की कमी है बढ़ा दो, पानी की कमी है बढ़ा दो, टेम्परेचर की कमी है बढ़ा दो। नेक्स्ट देखिए ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डोरमेंसी या फिर सेकेंडरी डोरमेंसी। अब इंड्यूस्ड डोरमेंसी ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको समझना पड़ेगा इसे। देखिए कोई बीज था, उस बीज की सीड कोट जो थी वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, कोई बीज था उसकी सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड थी। अब क्या किया मैंने, आपके कैसे भी करके, अब मैं बता नहीं रहा आपको कौन सा मेथड मैंने यूज किया, क्योंकि वो तो अपन जब मेथड्स में पढ़ेंगे उसी टाइम डिस्कस करेंगे। अब मैंने कैसे भी करके उसकी हार्ड सीड कोड को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। अब हार्ड सीड कोड को ठीक करने के बाद में अब तो वो सीड जर्मिनेट करने के लायक हो गया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस बीज को ना स्टोर करके रखना है। ये सीड कोड तो मैंने इसलिए ठीक कर दी कि कल को मुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास कम से कम रेडी टू यूज मटेरियल हो। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये बीज जर्मिनेट ना कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ इस तरीके उसको जो आपके जिस सीड की प्राइमरी डोरमेंसी को मैं ब्रेक कर चुका हूँ, उस सीड को ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जानबूझ के रख दूंगा जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो जर्मिनेट कर ही ना पाए। अब वो जब एडवर्स कंडीशन में आ जाएगा, जब जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो वो फिर से एक डोरमेंसी वाली हालत में चला जाएगा। इस चीज को हम बोलेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी। क्योंकि हम ये जानबूझ के करवा रहे हैं इसलिए हमने बोल दिया इसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी या फिर प्रेरित सुसुप्तता। ठीक है, और इसका मेन कारण, मेन जो इसका एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है, आपके जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देना, जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देना या फिर जर्मिनेशन को रोक देना ऑफ इम्बाइबिड सीड। इम्बाइबिड सीड का मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि उसके अंदर मान लीजिए सीड उसकी क्या थी, सीड कोट जो था वो इम्परमेबल था वाटर के लिए, हमने बीज को पानी में डाल दिया थोड़े टाइम तक, 1 महीने 2 महीने, 1 दिन 2 दिन, वोटेवर जितना भी वो क्रॉप टू क्रॉप स्पेसिफिक होगा, डिपेंड करेगा। थोड़े टाइम तक हमने पानी में डाल दिया बीज को, अब पानी में डालने से क्या हो गया, बीज थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब उसके अंदर पानी प्रवेश भी कर गया, अब वो बीज जर्मिनेट भी कर जाएगा। लेकिन अब जैसे वो इम्बाइबिड सीड था उसको हमने जानबूझ के ऐसी कंडीशन में रख दिया जहां पे क्या था, या तो सूखे में रख दिया बिल्कुल, या फिर जानबूझ के ऐसी कंडीशन में रख दिया जिस कंडीशन में वो जर्मिनेट नहीं कर पाए, तो अब वो फिर से डोरमेंसी पीरियड में आ जाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इस चीज को हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी डोरमेंसी। ओके, नेक्स्ट देखिए अब डोरमेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने इससे पहले जो भी पढ़ा है डोरमेंसी का जो टाइप है वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, डोरमेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो बोल दिया रूडिमेंट्री या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि आपका एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। अगर भ्रूण ही पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है तो वो जर्मिनेट कैसे हो पाएगा, वो रेडिकल और प्लूमेल का निर्माण कैसे कर पाएगा। एक कारण, कौन सा कारण हो गया भाई, ये इनेट डोरमेंसी का कारण हो गया, आंतरिक डोरमेंसी का कारण हो गया। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, एंडोजिनस फिजियोलॉजिकल सीड, कि कोई ऐसा बीज होगा जिसके अंदर आंतरिक फिजियोलॉजिकल चीजों में कोई गड़बड़ होगी। फिजियोलॉजिकल यानी कार्य की, उसके अंदर सारा का सारा सिस्टम जो चल रहा होगा वो।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, फोटोडोरमेंसी। फोटोडोरमेंसी का मतलब क्या हो गया, प्रकाश सुसुप्तता, यानी डोरमेंसी आपको तोड़नी है तो आपको लाइट देनी पड़ेगी। तो ये वही वाली कंडीशन होगी ना, तो वो वाले प्लांट जिनके अंदर क्या होगा, आपके एमाइलेज का सिंथेसिस होने के लिए किसका निर्माण, किसके रिक्वायरमेंट होगी, रेड लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हमने बोल दिया फोटोडोरमेंसी। सारों में नहीं होती, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की। ओके, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फोटोडोरमेंसी। अब क्योंकि इस चीज की वजह से आप अगर अपन रेड लाइट नहीं देंगे, तो रेड लाइट ना देने की वजह से क्या हो जाएगा, अल्फा एमाइलेज का निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, एंडोजिनस फिजियोलॉजिकल सीड। उसी तरीके से एक और कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर राइपनिंग। आफ्टर राइपनिंग का मतलब क्या हो गया, कई बार क्या करते हैं अपन ने, क्या कर दिया, जैसे व्हीट के सीड के बारे में बात करते हैं, आप कोशिश करके देखना, आपके फील्ड में एक चीज होती होगी, आप नोटिस करना है इस चीज को, कि बहुत सारी बार क्या हो जाएगा, वीट आप जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, वीट का बहुत सारा जो बालियां होती है, वीट के बहुत सारे बीज जो होते हैं वो फील्ड में ही गिर जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जर्मिनेट नहीं करते। कुछ एक करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सारे जर्मिनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते सारे जर्मिनेट, क्योंकि वीट जैसे प्लांट्स के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं आफ्टर राइपनिंग, यानी राइप जब हो गया, बीज जब बन गया, तो बनने के बाद में उसको थोड़े टाइम तक ड्राई पीरियड में रखना पड़ेगा। ड्राई पीरियड यानी क्या, कम मॉइस्चर की मात्रा में उसको रखना पड़ेगा, तो ही वो क्या हो पाएगा, नेक्स्ट जर्मिनेशन करने के काम आ पाएगा। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो बताता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं, इसमें एक कंसेप्ट है, वो क्या चीज है कि जो प्लांट है आपका, जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल बीट के प्लांट की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, गेहूं के पौधे की, जो प्लांट है आपका वो अपने आप में पूरा पूरा एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम का एक हिस्सा है क्या चीज, सीड। उस सिस्टम का एक हिस्सा क्या है, बीज है। लेकिन जैसे ही बीज हमने पूरे तरीके से प्लांट से पका लिया, अलग कर लिया, तो ये बीज पूरी तरीके से खुद को एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं मानता, पूरी तरीके से खुद को एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं मानता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज समझने में कि हमारा सेपरेशन हो चुका है हमारे प्लांट से, और अब हम खुद ही एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पूरे के पूरे प्लांट को हम जन्म दे सकते हैं, पूरे के पूरे प्लांट का हम निर्माण कर सकते हैं। तो वो वाला जो पीरियड है ना, उस पीरियड को हम बोलते हैं आफ्टर राइपनिंग पीरियड। तो कई स्पीशीज के अंदर आफ्टर राइपनिंग पीरियड हमें देना पड़ता है, जब तक सीड खुद को एक ऑटोनॉमस बॉडी ना मानना स्टार्ट कर दे तब तक। ओके, तो इस पीरियड को क्या बोल दिया जाता है, आफ्टर राइपनिंग। तो ये भी कारण हो सकता है आपके डोरमेंसी का। उसके बाद में बोल दिया गया इम्परमेबल सीड कोट। क्या है सीड कोट, क्या है वो, इम्परमेबल है, उसके अंदर पानी वानी नहीं जा सकता, ना पानी जा सकता और ना ही उसके अंदर ऑक्सीजन जा सकती। ये चीज तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया हार्ड सीड कोट। अब इसका क्या मतलब है, किससे पूछता हूँ, शिव प्रकाश आप बताइए। यहाँ पे दो चीजें बोल दी गई, एक बोल दिया गया इम्परमेबल सीड कोट और दूसरा बोल दिया गया हार्ड सीड कोट। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, ये गलती से लिख दी गई बातें? नहीं सर, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आप बताइए। सर इम्परमेबल सीड कोट में तो वाटर की एंट्री नहीं होगी, अच्छा, और हार्ड सीड कोट है वो हार्ड होगी, मतलब उसमें एंट्री हो जाएगी पर टाइम लगेगा। तो फिर बात तो एक ही होगी ना दोनों से। यहाँ पे अलग अलग लिखने का कारण क्या हो गया? नहीं पता सर। ये बता देता हूँ आप लोगों को, सुनिए। यहाँ पे अलग अलग लिखने का कारण ये है कि डोरमेंसी का रीजन अलग अलग है दोनों में। डोरमेंसी है क्या, सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जर्मिनेशन क्या चीज है? शिव प्रकाश आप बताइए, जर्मिनेशन होती क्या चीज है? हाँ सर, रेडिकल का इनिशिएशन आपने बताया। रेडिकल का निकलना, बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है जर्मिनेशन, ये चीज है, उसी को हम बोलेंगे जर्मिनेशन। अब सुनना इस चीज को, अब अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। इम्परमेबल सीड कोट के अंदर तो क्या हो गया, डेफिनेटली इम्परमेबल सीड कोट भी हार्ड सीड कोट ही होती है काफी हद तक, लेकिन जरूरी नहीं है। छोड़ो उस चीज को, एक बार हमें लफड़े में नहीं पड़ना इस चीज में। यूं मान लीजिए कि इम्परमेबल सीड कोट इज इक्वल टू पॉलीथीन। पॉलीथीन से ना पानी अंदर आ सकता ना हवा अंदर आ सकती, ठीक है? तो इसको इस तरीके से आप मान लीजिए। तो इस वाले केस में क्या हो गया, ना तो ऑक्सीजन अंदर जा पा रहा ना ही पानी अंदर जा पा रहा, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हार्ड सीड कोट वाले केस में अगर बात करेंगे ना, तो बीज जो है उसके अंदर पानी जा रहा है, सारी चीजें जा रही हैं, लेकिन अब जो वो रेडिकल जो है वो रेडिकल ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, तो उसके बाहर सीड कोट इतनी ज्यादा हार्ड है वो उसको बाहर आने नहीं देगा। क्योंकि जो भ्रूण कोश होगा, जो आपके एम्ब्रियो जो होगा, वो एम्ब्रियो होता तो एक नाजुक स्ट्रक्चर ही है ना, तो वो नाजुक स्ट्रक्चर उस हार्ड सीड कोट को तोड़ ही नहीं पाएगी। तोड़ नहीं पाएगी तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जर्मिनेट इज इक्वल टू क्या हो गया, सीड से बाहर निकल आना, किस चीज का, रेडिकल का या प्लूमूल का। लेकिन यहाँ पे तो कोई निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि आपका जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो अंदर ही उसको दबाए रखेगी, उसको कहेगी तेरे में इतना दम नहीं है कि तू दरवाजा खोल पाए। ओके ना, आगे देखिए।
आगे बात करेंगे लास्ट को क्या कारण हो गया डोरमेंसी का। लास्ट कारण हो गया आपके जर्मिनेशन इनहिबिटर। अब जर्मिनेशन इनहिबिटर कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं अलग अलग सीड्स के अंदर अलग अलग, लेकिन जनरली अपन इसमें डिस्कस करते हैं एब्सिसिक एसिड को, एबीए को। आप सारे लोग जानते हो एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है ये अगर आप जानना चाह रहे हो, आप प्लांट फिजियोलॉजी में दिए गए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लेक्चर देख लेना। इस वाली हॉर्टिकल्चर सेक्शन में भी उन लेक्चर्स को मैं अपलोड कर दूंगा वेरी सून। ओके, तो एब्सिसिक एसिड क्या होगा, इन सारे केमिकल्स का सिंथेसिस होने से या एक्यूमुलेशन होने से बीज के अंदर क्या हो जाएगा, डोरमेंसी इंड्यूस हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सीड डोरमेंसी होती क्या है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब इनमें से कई कारण ऐसे भी हैं जो कारण क्या है एक्सटर्नल है, और कई कारण ऐसे भी है जो क्या है इंटरनल है। तो वो चीज आप अपने आप से देख सकते हो कि कौन सा फैक्टर इंटरनल है और कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल है। फॉर एग्जांपल बात करेंगे, ये इंटरनल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, केवल ये दो यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सोजिनस डोरमेंसी इन दो के कारण हो रही है, बाकी सबके कारण कौन सी डोरमेंसी हो रही है, एंडोजिनस डोरमेंसी हो रही है। अब इस डोरमेंसी को ठीक भी तो करना है ना, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होंगे डोरमेंसी को ठीक करने के लिए। तो मेनली दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक हो गया आपका स्कैरिफिकेशन, दूसरा हो गया आपके स्ट्रेटिफिकेशन। ध्यान रखना दोनों स्पेलिंग एक जैसी है, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का एक जैसा है, ये स्कैरिफिकेशन है या स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप ये स्ट्रेटिफिकेशन का टी ध्यान रखना, और टी को आप लिंक कर लेना किस चीज से, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, दो में से एक को याद करना होता है, एक को याद कर लो, बचा हुआ दूसरा आपको भी रह गया। ओके, देखते हैं होती क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कैरिफिकेशन के बारे में। तो स्कैरिफिकेशन से रिलेटेड एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ इसी स्लाइड में, कि स्कैरिफिकेशन जो होगा वो जनरली अपन एक्सटर्नल डोरमेंसी को ब्रेक करने के काम में लेंगे, और स्ट्रेटिफिकेशन जनरली अपने इंटरनल डोरमेंसी को ब्रेक करने के काम में लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब देखिए क्या होगा स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन क्या होगा, एक्सटर्नल डोरमेंसी को ब्रेक करना। एक्सटर्नल डोरमेंसी होती क्या चीज है, एक्सटर्नल डोरमेंसी होती है कि बाहर की जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। अब मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है। आप इसी को इम्परमेबल समझ लेना, इसी को हार्ड समझ लेना, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करना है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी यूज करना है, कुछ भी यूज करके उस सीड कोट को क्या कर देना है, ऐसा बना देना है कि अब पानी आने जाने लगे, कल को एम्ब्रियो बाहर निकलना चाहे तो वो बाहर निकलने से रोके नहीं। बस इतनी चीजें हो जाए, उस चीज को हमने बोल दिया स्कैरिफिकेशन। ओके, तो स्कैरिफिकेशन क्या है, साम दाम दंड भेद का यूज करके सीड कोट को क्या कर देना, सॉफ्ट बना देना। तो इस चीज को पढ़ लेना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, अल्टरिंग और स्क्रैचिंग सीड कवरिंग टू मेक इट परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। ओके, आगे देखिए स्कैरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट सब आ सकते हैं। सबसे पहले आ सकता है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, यंत्रों की सहायता से। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गया रबिंग। रबिंग होती क्या चीज है, रबिंग जैसे सर्दियों में अपन इस तरीके से करते हैं ना, तो वो एक रबिंग है एक तरीके से। रबिंग यानी क्या, रगड़ना, ठीक है। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसी चीज है जो वो जरा हार्ड है, तो आप क्या करते हो, उसको रगड़ते हो, रगड़ते से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाएगा, थोड़ी सी टूट जाएगी वो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सीड को एक ड्रम में डाल दिया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कंक्रीट मिक्सचर होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, उसके अंदर कंक्रीट मिक्स होता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई ड्रम में आपने डाल दिया और उसके अंदर वो रोटेशन करने वाला कोई सिस्टम है। ड्रम में आपने कुछ बीज डाल दिया, बीज के साथ में आपने क्या डाल दिया, कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ सैंड पार्टिकल, इस तरीके की चीजें डाल दी। तो अब क्या होगा, अब आप उसको जब रोटेटरी मोशन करवाओगे, रोटरी मोशन से उनमें रबिंग होगी, रबिंग होगी तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर हार्डकोर जो होगी वो या तो घस जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, उसके अंदर छिद्र हो जाएंगे। दोनों ही चीजें हो जाए। अपना तो काम नहीं है ना कि उसके अंदर पानी और गैस का इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाए, कल को आपके एम्ब्रियो जर्मिनेट होना चाहे तो वो जर्मिनेट हो पाए, इतनी चीजें हो जाए हमें बहुत है, सफिशिएंट है, हिलेगा ही नहीं। ओके, तो इसको क्या बोल दिया गया, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। उसके बाद में दूसरा मेथड कौन सा हो गया, एसिड स्कैरिफिकेशन। एसिड स्कैरिफिकेशन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर हम क्या कर देंगे, बीज को डिसोल्व कर देंगे। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, सांद्र। सांद्र का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी और आपके केमिकल की मात्रा ज्यादा होगी, एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। अब इसका रेशो कितना रखेंगे, इसका रेशो रखेंगे हम कितना, 1:2, यानी 1:2 का हम रखेंगे, एक बीज रखेंगे और एक क्या रखेंगे, दो क्या रखेंगे, आपके एसिड। नहीं, ये उल्टा लिख दिया शायद मैंने, यहाँ सीड नहीं होगा, यहाँ उल्टा होगा, एसिड रेशो सीड होगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज को। मैं ठीक कर दूंगा इस चीज को, जब पीडीएफ दूंगा उस टाइम नोट कर लेता हूँ इसे। हाँ जी, देखिए क्या बोला गया,
यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे 1:2 के अंदर रखेंगे जनरली, लेकिन अब आप क्या करोगे, आप कोई बुक पढ़ोगे, बुक के अंदर आप कॉटन जैसी क्रॉप पढ़ोगे और कॉटन जैसी क्रॉप पढ़ के आप बोलोगे सर वहां पे तो रेशियो 1:10 रखा हुआ है, यानी क्या हो गया, 1 रेशियो तो किसका है, आपके एसिड का, और 10 रेशियो किसका है, आपके सीड का। तो यहाँ पे तो आप 1:2 बता रहे हो, ये तो गलत बात है। तो देखिए कॉटन के अंदर जो प्रोसेस यूज होती है सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डी लिंटिंग या फिर बोलते हैं डी फजिंग। तो वहां पे क्या चीज होती है, वहां पे कॉटन का जो बीज होगा, आप सारे लोगों ने प्रोबेबली कॉटन का बीज देखा होगा, तो कॉटन के बीज के ऊपर कुछ फाइबर लगा रहता है, कुछ रेशा सा लगा रहता है, उस रेशे को पृथक करने के लिए अपन वहां पे यूज करते हैं। बाकी कॉटन के बीज के डोरमेंसी वाला कोई सीन नहीं होता। उस रेशे को देखिए वहां पे वर्ड भी उस ये जो टेक्निक है कॉटन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करने की, इसको बोलते हैं क्या है, डी लिंटिंग। इसको क्या बोलते हैं, डी लिंटिंग। डी का मतलब हटाना और लिंट का मतलब क्या, जो रेशा होगा कॉटन के रेशे को बोलते हैं लिंट, LINT, लिंट को हटाना। तो वहां पे केवल और केवल वो उसके ऊपर थोड़ा सा फाइबर सा लगा रहता है, उस फाइबर को हटाने के लिए एसिड यूज करते हैं, इसलिए कम मात्रा में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सीड की हार्ड सीड कोट जो है उसको तोड़ना है, इसलिए एसिड की मात्रा ज्यादा रखते हैं, ध्यान रखना। बाकी ये भी डिपेंड करेगा प्लांट टू प्लांट और सीड टू सीड, डिपेंड करेगा सीड कितना क्या है, हार्ड है सीड को। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। स्कैरिफिकेशन ट्रीटमेंट में एक तो H2SO4 यूज किया जाता है, दूसरा उसका जनरली रेशो कितना रखते हैं वो चीज, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अब ये जो ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं एसिड स्कैरिफिकेशन, वो कौन से कंटेनर में करना चाहिए, तो वो हमेशा करना चाहिए ग्लास कंटेनर में। ग्लास का मतलब क्या, कांच के पात्र में। अब ऐसा क्यों, प्लास्टिक या मेटल के पात्र में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक या मेटल के पात्र में क्या करेगा, H2SO4 रिएक्शन कर लेगा उनके साथ में, ठीक है ना, और रिएक्शन करके कोई हानिकारक चीज भी बना सकता है, इसलिए हमेशा कांच के पात्र में करते हैं। इसीलिए तो केमिस्ट्री लैब के अंदर मोस्टली जो एपरेटस होते हैं वो सारे के सारे कांच के होते हैं, कभी भी धातु के यूज नहीं करते अपने, क्यों, क्योंकि रसायन जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके कुछ और ही चीज बना देते हैं। देखिए आगे क्या हो गया, अब क्या हो गया, हमने कांच का पात्र लिया, कांच के पात्र के अंदर इस रेशो में हमने सीड को ले लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 को ले लिया और उसको आपस में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करना पड़ेगा, इससे हमें उन बीजों को धोना पड़ेगा। एसिड स्कैरिफिकेशन करने के बाद में अब बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें बीजों को धोना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम किस चीज को यूज कर सकते हैं, सिंपल पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। वो क्यों करना पड़ेगा, जो एसिड का इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कभी, कि आप साइंस लैब में होते हो और आप एसिड का यूज कर रहे होते हो किसी भी प्रैक्टिकल के लिए, और अगर आपके कपड़ों पे या आपके हाथ पे, आपके स्किन पे एसिड गिर जाए तो आपको जलन महसूस होती है और काफी इरिटेशन होती है। तो फिर वो जो आपके टीचर रहते हैं वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका हैंड वॉश करवाते हैं। वो ऐसा क्यों करवाते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा उसके प्रभाव को। तो उसी तरीके से यहाँ हमने बीज को ट्रीट कर लिया, हमारा जो पर्पस था क्या चीज, सीड कोट को गला देना, वो पर्पस पूरा हो गया। अब हमें एसिड नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो एसिड अपनी सोइल में थोड़ी लेकर के जाएंगे, फील्ड में थोड़ी लेकर के जाएंगे एसिड, फील्ड को खराब करना है क्या हमें। तो अब हम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, किसकी हेल्प से, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा की हेल्प से। यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं 2-3, H2SO4 रेशो कितना है, कंटेनर कौन सा यूज करेंगे, बाद में किस मटेरियल से यूज करेंगे, वॉश करेंगे और क्यों करेंगे, इतनी बातें क्लियर। उसके बाद में स्कैरिफिकेशन का एक और टाइप क्या है, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन। गर्म पानी के अंदर हमने डाल दिया, और गर्म पानी कितना 77 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में डाल दिया, और उसके गर्म पानी में डालने से जो हार्ड सीड कोट होगी वो गल जाएगी। ओके, तो ये आपका क्या रह गया, स्कैरिफिकेशन। अब सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं, जो क्या था आपका, स्ट्रेटिफिकेशन था। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये ये आपके साइनोनिम है, यानी क्या है, विलोम शब्द है किस चीज का, मॉइस्ट चिलिंग का। मॉइस्ट में यानी क्या, नमी, और चिलिंग का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कम करना। अब देखिए आप लोग जब पढ़ते हो ना क्लाइमेट के अंदर स्ट्रेस से रिगार्डिंग चीजें, तो वहां पे आप टेम्परेचर स्ट्रेस में 3 टर्म्स पढ़ते हो, एक तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो, और दूसरा 2 टर्म्स पढ़ते हो, फिर दूसरे को डिवाइड कर देंगे, दूसरा लो टेम्परेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो। तो लो टेम्परेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फिर से 2 भागों में बांट देते हैं, एक बांट दिया आपके कौन सा, चिलिंग इंजरी, और दूसरा बांट दिया किसके अंदर, फ्रीजिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी में डिफरेंस क्या रहता है कि चिलिंग इंजरी में हमेशा टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर नहीं होगा।
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो गया तो अब जो इंजरी हो रही है प्लांट में उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग इंजरी। ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बोला गया है चिलिंग, यानी ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा ही होगा। एक बार अब कितना होगा वो देख लेते हैं सारी चीजों को। तो क्या बोल दिया गया, इन दिस मेथड ऑफ हैंडलिंग डोरमेंट सीड इन विच इम्बाइबिड सीड। अब इम्बाइबिड का मतलब क्या होगा, जिनको पानी में भिगो करके रखा गया है थोड़े टाइम तक, उन सीड को हम क्या करेंगे चिलिंग पीरियड देंगे। किस चीज के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। और ये सारा का सारा काम किसके साथ करेंगे, जब सीड के अंदर इनेट डोरमेंसी होगी ना उस टाइम करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आपके एक्सटर्नल डोरमेंसी में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करते, इनेट डोरमेंसी में स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया, यूजुअल जो स्ट्रेटिफिकेशन का टेम्परेचर होगा वो 1 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से अबो होगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। और लॉन्ग डायरेक्शन के लिए करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे जनरली 14 मंथ बोल दिया गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्लांट स्पीशीज के लिए 14 मंथ ही हो, लेकिन लंबे टाइम तक कोल्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, इस टाइप वाली। उसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर मॉइस्चर हमें हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। अगर हमने जो सीड प्लॉट रखा हुआ है, सीड की जो स्ट्रेटिफिकेशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो सीड रखे हुए हैं उनके अंदर बाय चांस मॉइस्चर की कमी आ गई तो हमें फिर से मॉइस्चर उनको देना पड़ेगा। मॉइस्चर की कमी कभी नहीं आने देंगे इस केस में, ध्यान रखना। तो ये आपके कौन सा मेथड हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन मेथड हो गया सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का। टी से आप यहाँ टेम्परेचर देख लेना और स्कैरिफिकेशन आपको समझ में आ ही जाएगा, बहुत ईजी है। तो टी से टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा होगा, लो टेम्परेचर होगा, इस चीज को आप कंसिडर कर लेना। सेकंड चीज एक और बता देता हूँ, जो लास्ट अपन स्कैरिफिकेशन पढ़ के आए हैं उसके अंदर कुछ और केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं अपन, जैसे कि थायोयूरिया या फिर जैसे कि क्या पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरीके के केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी आप कंसिडर कर लेना। थायोयूरिया आलू में यूज करते हैं, काफी फेमस है। आगे देखिए, ऑर्किड के बारे में ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर क्या होगा, या तो होता ही नहीं या फिर बहुत कम स्टोर्ड फूड होता है जो आपके ग्रोइंग एब्रियो को नरिश करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वैम का ट्रीटमेंट दे देंगे या फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर इनिशियल पीरियड में। ओके, आगे देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कौन है लकी आप में से जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं, विकास आप बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी सर। Which type of soil is used in seed germination for transplanting purpose? ट्रांसप्लांटिंग वर्ड से आप समझ गए कि आपको नर्सरी में पौधा उगाना है और नर्सरी से पौधा उगाने के बाद में फील्ड में ट्रांसफर कर देना है। बताइए, ए बी सी और डी। We don't have the whole day because Which type of soil is शोभना Shelled मैम, sir. शोभना मैम हाँ जी सर। कौन सा राइट आंसर होगा? सर डी होना चाहिए। नहीं, ना ही सिल्ट होगा ना ही आपके डी होगा, इसमें राइट आंसर होगा आपके ए। आप लोग सोच रहे होगे यार ये तो अलग सी बात होगी, ए कैसे होगा राइट आंसर? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो, आप प्लांट प्रोपेगेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, वैसे तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं करता, ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन में ऐड करने वाला था, लेकिन ये यहाँ पे ऐड करना मजबूरी हो गया क्योंकि बाद में तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता। ठीक है, लेकिन जब जिस चीज के बारे में अपन इमेजिन नहीं करते ना, वो चीज जब अपने सामने आ जाए तो वो चीज अपने लिए इंटरेस्टिंग बहुत बन जाती है और परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है अपने। अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो, लेकिन ए के साथ कभी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पता है सैंड जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते ही नहीं है। सैंड के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में होते हैं या फिर होते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ए के साथ में नहीं जाते जनरली। लेकिन एक चीज देखिए, अगर मैं बात करूं सैंड के अंदर, तो सैंड के अंदर मूवमेंट करना ज्यादा आसान है, क्ले के अंदर मूवमेंट करना ज्यादा आसान है। आपने जो नर्सरी में जो पौधा लगा दिया, उस पौधे को परमानेंट नर्सरी में रखना है क्या? उस पौधे को आपको वहां से उखाड़ना है। उखाड़ करके आप उसे ट्रांसप्लांट करोगे कहाँ पे? मेन फील्ड में। तो उसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। रूट अगर प्लांट की डिस्टर्ब होगी ना एक बार, फिर वो सेटल नहीं होती आसानी से, ध्यान रखना। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो रूट हेयर्स जो होते हैं वो उनकी अवधि बहुत छोटे टाइम की होती है। रूट हेयर्स को सेटल होने में बड़ी दिक्कत रहती है। अगर रूट हेयर सही ढंग से सेटल नहीं हुए तो पौधा आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंड के अंदर पौधे लगाते हैं ताकि उनको उखाड़ना आसान रहे, उनको अपलिफ्ट करना, अपरूटिंग करना उनका आसान रहे। किस चीज के लिए? ट्रांसप्लांटिंग करते टाइम। अगर हमने वही सिल्ट या फिर क्ले यूज कर लिया
तो अब तो उनको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, सैंड का यूज करेंगे। और ये केवल इसके लिए नहीं है, सारी चीजों के लिए ही है। जो भी प्लांट्स अपने जनरली यूज करते हैं उनके अंदर ऐसी मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं जिस मिट्टी से उनको अपलिफ्ट करना आसान हो। वेजिटेबल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सीड के बारे में बात कर रखे हैं ना, सीड से अपन जनरली वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं। आप लेकर के आते हो जैसे कॉलीफ्लावर वगैरह, इनकी सीड, इनके सैपलिंग से अपन लेके आते हैं नर्सरी से। इनके, या फिर टमाटर की बात करते हैं, इनके भी सैपलिंग्स लेकर के आते हैं। ये जो पौधे हो गए उन पौधों को उखाड़ते हैं, इनके गमले नहीं आते कभी भी, ठीक है। अगर आपने कभी कॉलीफ्लावर या फिर टोमेटो या मिर्ची इस तरीके के पौधे कभी नर्सरी से परचेज किए होंगे तो आपको पता है गुच्छे के रूप में दे देते हैं। पौधे दे दिए, थोड़े से बांध दिए उनको, दे ले जाओ इसको, ऐसे ले जा करके लगा देना। क्यों? क्योंकि गमले इतने से पूरा नहीं आएगा, नर्सरी कहाँ से लेकर के आएगी इतनी मिट्टी। लेकिन ये जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है जैसे मैंगो हो गया, और इनको अपन डेफिनेटली करते हैं इसके अंदर, आपके सोइल के अंदर इनके गमले देते हैं, वो आपको आप गमला पूरा का पूरा लगा सकते हो पॉलीथीन को रिमूव करके। ओके, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सैंड होगा। क्यों होगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी मैम, समझ में आ गया शोभना मैम? हाँ जी सर। थोड़ा सोचा कीजिए क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ झोल होगा, यूं हवा में आंसर देने की कोशिश ना करें, वरना ना दिक्कतें होंगी आप लोगों को। हाँ जी, आगे देखिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया आपका, सैंड हो गया। और अगर यही क्वेश्चन कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए कि कटिंग करने के लिए कौन सी सोइल का यूज करोगे आप, तो वहां पे भी सैंड ही राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। इवन नर्सरी में जनरली अपन सैंड सोइल के साथ ही पंगे लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो गया कि आपने कर दिया, ठीक है, सीड को हम ठीक है वहां से कर लेंगे, लेकिन सीड को प्रोसीजर क्या होगा उसको, सीड को सोवन करने का, क्योंकि यहाँ हम प्रोपेगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, खेत में डायरेक्ट नहीं लगा रहे, यहाँ हम नर्सरी में लगा रहे हैं। नर्सरी में पौध तैयार करेंगे, बाद में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो पौध तैयार करने के लिए क्या मेथड रहेगा, सबसे पहले तो सीड पैन के अंदर। सीड पैन क्या चीज होती है आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा, सीड पैन क्या चीज होती है। सीड पैन के अंदर हम क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे। सबसे पहली चीज तो बीज किस में लगाएंगे, सीड पैन में लगाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज दिया गया है सीड पैन का, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही स्टैंडर्ड साइज हो, अलग अलग साइज के आते हैं, सब अपनी अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। लेकिन अब जो सीड पैन के अंदर जो हम मटेरियल डालेंगे, वो मटेरियल क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेलाइज करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ताकि क्या हो जाए, उसके अंदर कोई भी आपके पैथोजेंस ना आ जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नर्सरी में ना बहुत दिक्कत रहती है, प्लांट्स बहुत ही आपके तरुण अवस्था में होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, उनमें कोई भी डिजीज आ गई तो वो बच नहीं पाएंगे। और नर्सरी की सबसे फेमस डिजीज कौन सी होती है आपके, पाइथिन, कौन सी होती है, डैम्पिंग ऑफ पाइथियम एफिनिडर्मेटम शायद, ठीक है, ये उसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, द सीड पेन्स आर फिल्ड विद स्टेलाइज्ड जर्मिनेशन मीडिया, कोई दिक्कत नहीं। फाइन सीड सैंड, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया गया, वही आपका वही क्वेश्चन आ गया ना, सैंड को हमने मिक्स किया है किसके साथ में, कोकोपीट के साथ में। अब नर्सरी है, हमारी मर्जी है, हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब आप सोचोगे प्रोपेगेशन में नर्सरी नर्सरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्रोपेगेशन नर्सरी में ही करवाते हैं, छोटे लेवल का काम, मतलब कम स्पेस के अंदर हम वहां पे वो सारी चीजें कर सकते हैं। पूरे फील्ड में इतना करना मुश्किल रह जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या कर दिया, सैंड, अब इसका सैंड के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं था, कार्बनिक पदार्थ नहीं था, मैंने कार्बनिक पदार्थ के लिए कोकोपीट डाल दिया, ठीक है। वो भी नहीं है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर भी ऐड कर दूंगा मैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी में मैं सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज करूंगा जनरली सैंड का। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को अपलिफ्ट करना उसको आसान हो जाएगा, अप रूटिंग करना आसान हो जाएगा। क्ले में अगर मैंने डाल दिया, अप रूटिंग करते टाइम हो सकता है रूट डैमेज हो जाए, ठीक है। बेस्ट फॉर द जर्मिनेशन, समझ में आ गया हमें इस चीज को। हम क्या कर सकते हैं, कई बार मीडिया को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया, सघन कर देना, किसकी सहायता से, वुडन हैमर की सहायता से। वुडन हैमर से थोड़ा पीट करके उसको इक्वल कर सकते हैं, वो मतलब उठी हुई नहीं रहेगी। ओके, बाद में क्या बोला गया यहाँ पे कि हम ग्रुप्स बना सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। जरूरी नहीं कि हमेशा लाइंस बनानी हो, कई बार अपन सीड ट्रेस को यूज करते हैं, उनके अंदर लाइन वाइन का वो चक्कर ही नहीं होता। और डेप्थ की बात करेंगे तो ये डेप्थ आपकी लगभग लगभग ये बता दी गई। जो अपन यहाँ पे सोविंग डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाकी पूरा पॉइंट पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, मैं आपको जो कंसेप्ट है वो चीज बता देता हूँ। सोविंग डेप्थ के बारे में बात करेंगे तो सोविंग डेप्थ अगर आपसे किसी भी प्लांट के बारे में पूछ लिया जाए तो जनरली हम सोविंग डेप्थ जो यूज करते हैं वो होता है 3 से 5 सेंटीमीटर। सोविंग डेप्थ का मतलब क्या हो गया, बीज को कितनी गहराई में आपको लगाना है भूमि में, उस चीज को बोलते हैं सोविंग डेप्थ,
ठीक है। जनरली सोविंग डेप्थ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं ग्राम के केस की बात करूं तो ग्राम के अंदर सोविंग, अब यहाँ पे आप सोचोगे पढ़ तो हॉर्टिकल्चर रहे हैं, एग्जांपल आप कब से किसके दे रहे हो, एग्रोनॉमी के, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर ना बहुत कम आपके सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है उससे भी, इसलिए मैं सारी चीजों को एक साथ कवर कर रहा हूँ। ग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर तक सोविंग डेप्थ को रखते हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और चीज बता देता हूँ, सोयाबीन वगैरह में 3 सेंटीमीटर रहता है। उसके अलावा बाजरा, बाजरा के अंदर केवल आधा सेंटीमीटर का हम क्या रखते हैं, सोविंग डेप्थ रखते हैं। अब ये सारी चीजें आप याद करोगे, अच्छी बात है, जो डाटा मैंने आपको बता दिया वो तो याद कर लेना। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ कि बीज का आकार जितना बड़ा होगा उसकी सोविंग डेप्थ उतनी ज्यादा होगी, इस चीज को ध्यान रखना। सीड का साइज जितना बड़ा होगा उसकी सोविंग डेप्थ उतनी ही ज्यादा होगी, ध्यान रखना। बाजरा में आप चेक करना 0.5 सेंटीमीटर होता है, बोल दिया मैंने, ठीक है। चैट पे मैसेज आया कि 1 से 2 सेंटीमीटर होता है बाजरा। 1 सेंटीमीटर आप कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर नहीं करते बाजरा में कभी भी। बाजरा आप किसी को पूछना जो आपके वो फार्मर फील्ड से बिलोंग करते हो, वो क्या करते हैं, खेत के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है, केवल ब्रॉडकास्ट कर दिया उन्होंने, उसको लेवल ही नहीं करते, उसके ऊपर कोई मिट्टी विट्टी डालने का काम ही नहीं करते। बहुत माइन्यूट सीड होता है ना बाजरे का भी, इसलिए, ठीक है। 0.5 से 1 सेंटीमीटर कर सकते हो आप, 1 से 2 सेंटीमीटर नहीं कर सकते बाजरा में। ओके, तो क्या हो गया, बीज का आकार जितना छोटा होगा उतनी उसकी सोविंग डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप सारे लोगों को पता है वेजिटेबल्स जितनी भी होती है उन वेजिटेबल का सीड साइज जनरली छोटा होता है। बात करूं अगर मैं टोमेटो के बारे में, पोटैटो के बारे में और आपके मिर्ची वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वो सारी चीजें उनका सीड साइज बहुत छोटा है, तो उनके लिए सोविंग डेप्थ अगर बाय चांस एग्जाम में आपसे पूछ ले तो जो सबसे छोटा ऑप्शन है ना इस तरीके का 0.5 सेंटीमीटर वाला, उस तरीके का ऑप्शन चूज कर लेना। जनरली ये डाल करके ब्रॉडकास्ट करके अपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते। जैसे आप बीट के केस में अगर मैं बात करूँ तो बीट के केस में सोविंग करने के बाद में क्या करते हो, जो सीड ड्रिल मशीन होती है उसके पीछे ना लोग वो एक औजार जोड़े रखते हैं, ठीक है, लेवलर टाइप का जोड़े रखते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो उनकी जो रोज होंगी वो रोज के ऊपर मिट्टी का लेयर बनती रहे, जो आपकी जो पंक्तियां बनती है सीड ड्रिल मशीन से वो ढकी जाती रहे, वापस उसके ऊपर मिट्टी से कवरिंग होती रहे। लेकिन बाजरा बाजरा ब्रॉडकास्ट करते हैं उनके अंदर कहाँ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपकी होगी। सोविंग डेप्थ वाले में ध्यान रखना, बीज का आकार जितना बड़ा होता चला जाएगा उसकी सोविंग डेप्थ उतनी होती चली जाएगी। सोविंग डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते सोविंग डेप्थ, क्योंकि अगर आपने बाजरा के, आप बोल रहे हो ना 2 सेंटीमीटर, बाजरा को आपने 2 सेंटीमीटर डीप डाल दिया तो बाजरा में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो 2 सेंटीमीटर तक अपने आप ग्रो कर सके, ठीक है। अपने आप ग्रो तब तक करेगा जब तक वो भूमि को छोड़ करके बाहर नहीं आ जाएगा। अब सोइल को वो कैसे आपके कर लेगा, सोइल को पार कैसे कर लेगा अगर आपने बीज को बहुत ज्यादा गहराई में बो दिया तो। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया, फंजीसाइड डाल देंगे हम पानी के साथ मिक्स करके, कैसे ही इमीडिएटली सोविंग करने के बाद में, ताकि क्या हो जाए, कोई बीमारी बीमारी ना आ जाए। ओके, उसके अलावा क्या कर दिया, पॉलीथीन से हमने कवर कर दिया। पॉलीथीन से कवर उसी चीज के लिए कर दिया ताकि मॉइस्चर आपका बना रहे, नमी की मात्रा में कमी ना हो, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि नमी बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, सीड के जर्मिनेट होने के लिए। उसके ऊपर से हमने न्यूज़पेपर से ढक दिया और बाद में हमने छोड़ दिया इस चीज के लिए, ठीक है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमने छोड़ दिया। और बाद में जब आपका क्या हो जाए, रेडिकल निकल जाए, रेडिकल निकलने का मतलब क्या हो गया, सीड आपका जर्मिनेट कर जाए, तब आप क्या करोगे, ये सारी कवरिंग ववरिंग है उसको हटा सकते हो, क्योंकि मॉइस्चर आपको जितने टाइम तक रखना था उतने टाइम तक रह गया। ओके, हाँ जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज में आपको बता रहा हूँ, डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती क्या है, पाइथियम अफिनिडर्मेटम से ही होती है ये डिजीज करती क्या है, ये डिजीज आप जो आपके जो प्लूमूल होगा या फिर जो शूट पार्ट होगा, जैसे मान लीजिए ये सोइल की लेयर और यहाँ से आपका पौधा निकला हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको डैमेज कर देगा, यहाँ से डैमेज करके इसको कट कर दिया सारा का सारा। तो सीड के जर्मिनेट होने के बाद में इस तरीके की डिजीज आ सकती है। और क्योंकि ये डिजीज कहाँ आएंगे, जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, नमी की मात्रा निमंत्रण होती है किस चीज के लिए, बीमारियों के लिए, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, डैम्पिंग ऑफ के आने का खतरा रह सकता है। इसलिए अब हम क्या कर देंगे, मॉइस्चर की मात्रा को रिकवर कर देंगे, कैसे, पॉलिथीन वगैरह को हटा करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीड जर्मिनेशन पेन के बारे में बात करेंगे तो ये आपके सामने पेन है। जो लाइंस बनाने की बात करें तो वो इस टाइप का पेन यूज करेंगे, तो उसके अंदर लाइंस बनाएंगे। बाकी सीड ट्रे, सीड जर्मिनेशन ट्रीज भी आती है जिनके अंदर इस तरीके से अलग अलग कप्स बने होते हैं, इनके अंदर आप लगा सकते हो पौधे को। इनके अंदर आपको मिक्सचर भरना रहता है, वो मिक्सचर के अंदर प्रोपोर्शन रहता है सैंड का, ठीक है। उसके अलावा आप परडाइट भी यूज कर सकते हो, कोकोपीट भी यूज कर सकते हो, वर्मिकुलाइट भी यूज कर सकते हो, वो अलग अलग
कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें यूज की जाती है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें ऐसी है, एक आपका परलाइट और एक आपका क्या कोकोपीट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसलिए मैं आपको शो कर देता हूँ कि कोकोपीट क्या चीज होती है। कोकोपीट कुछ भी नहीं है, जो आप नारियल यूज करते हो उस नारियल के ऊपर जो छिलका रहता है, जिसको आप जनरली फेंक देते हो, ठीक है, आप तो अंदर का हिस्सा कंज्यूम करते हो, बाकी ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको आप फेंक देते हो। उसी से तैयार किया हुआ एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कोकोपीट। आता कैसे है, आप मार्केट से परचेज करोगे कोकोपीट तो आपको इस तरीके की ईंट के रूप में मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पानी वानी डाल के ठीक करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके का बुरादा टाइप बन जाएगा। ये क्या काम करता है, एक तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल सप्लाई करने का काम करेगा, किसके अंदर, सॉइल के, या आपके जो पोट मिक्सचर आप तैयार कर रहे हो उसके लिए। दूसरा ये क्या काम करेगा, दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट देने का काम भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत। ओके, तो इन सारी चीजों के लिए अपन कोकोपीट को यूज करते हैं। उसके बाद में बात करें तो परलाइट को भी अपन यूज करते हैं। परलाइट क्या चीज है भाई, परलाइट कुछ भी नहीं है, पत्थर है एक तरीके से, ये मान लीजिए ये आपके सामने है, पत्थर है। तो अब इसको यूज करने का फायदा क्या हुआ, इसको पोट मिक्सचर में क्यों यूज करूंगा। एक तो इसको यूज करने का फायदा ये हो गया कि ये क्या करेगा, सोइल को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होने देगा, ठीक है, आपस के अंदर सोइल स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं होने देगा। सोइल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगी तो हम अपलिफ्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि ये क्या करेगा, अब वही एक एग्जांपल मान के देखिए, आपके सामने क्या है, ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिए, बड़े बड़े बॉल्स डाल दिए, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए। तो छोटे छोटे बॉल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पोरोसिटी तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर छोटे छिद्र रहेंगे, लेकिन इसके अंदर पोर साइज बड़ा बड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से परलाइट होने की वजह से क्या रहेगा, पोर साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और पोर साइज बढ़ जाएगा तो वो एक्सेस वाटर जो होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, उस पानी की ज्यादा मात्रा को ड्रेनेज करने का काम करेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ट्रेज, इन ट्रेज में नीचे की तरफ छिद्र रहते हैं, इनके अंदर भी नीचे की तरफ छिद्र रहते हैं, जिससे क्या हो जाए, अतिरिक्त मात्रा में जो पानी होगा वो पानी यहाँ से निकल जाए। और वो कब निकलेगा, जब अपन परलाइट जैसी चीजों को यूज करेंगे तब निकलेगा। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो परलाइट का और भी कोई यूज है क्या, हाँ जी, ये थोड़ा सा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखने का काम करेगा, और मॉइस्चर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ एब्जॉर्ब करके रखने का काम करेगा। जो अपन पढ़ते हैं ना क्ले मिनरल्स जैसे इलाइट हो गया, वर्मीकुलाइट हो गया, वैसे ही परलाइट भी है, ध्यान रखना। उसके अलावा क्या करेगा, ये पोर का निर्माण कर देगा ताकि उनके अंदर क्या रहे, हवा रहे। और जो हवा रहेगी तो वो ऑक्सीजन को रोक के रखेगी। ऑक्सीजन किसके काम में आएगा, प्लांट रूट्स के रेस्पिरेशन में काम में आएगा। तो जनरली इन चीजों को यूज करते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में, वो अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग लिटरेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग रेशियो है, उनके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंदर बात करेंगे तो या तो हम बीज के द्वारा प्रवर्धन करें तो उसको अपन सेक्सुअल प्रोपेगेशन बोलते हैं, या फिर अपन स्पोर के द्वारा करें तो उसको बोलते हैं। एक्चुअली के अंदर अगर बात करेंगे तो स्पोर होते क्या है, एक एसेक्सुअल बॉडी होते हैं। लेकिन स्पोर के यूज करने से, स्पोर को आप जैसे ही यूज करते हो तो इसके यूज करने से किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, सेक्स एलिमेंट्स का निर्माण होता है, जिसके कारण अपन इसको क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल प्रोपेगेशन का मीडियम बोल देते हैं। अब स्पोर ऐसा कोई है, कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर स्पोर यूज किया जाता हो प्रोपेगेशन के लिए, तो ऐसा प्लांट है कौन, सबसे पहले तो फर्न के अंदर यूज होता है। और ऐसा प्लांट कौन, प्लांट नहीं, ऐसा वेजिटेशन कौन हो गया, जो आप मशरूम यूज करते हो, जो मशरूम यूज करते हो। तो मशरूम, कुछ आप कहते हो ना कि इनका मशरूम का बीज आता है, वो एक्चुअली में मशरूम का बीज नहीं होता, वो मशरूम के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे सेक्सुअल प्रोपेगेशन का मीन मान लेते हैं इसको भी। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके क्या हो गए, सेक्सुअल प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर आपका खत्म करते हैं। सेक्सुअल प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस की बात करेंगे तो क्या हो गया, सिंपल है, इजी है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन वहीं जब मैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की बात करूंगा उसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, उसी टाइम हमें पता लगेगा। उसके अलावा सीड प्रोपेगेशन क्या हो गया, वो केवल एकमात्र तरीका है डाइवर्सिटी आपके मेंटेन करने का, डाइवर्सिटी विभिन्नताएं उत्पन्न करने का। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है चांस सीडलिंग, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चांस का मतलब क्या हो गया, हम कई बार कहते हैं लक बाय चांस, ठीक है, किस्मत से। तो यहाँ वही मतलब है इसका। चांस सीडलिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने और मैंने मार्केट से कोई फ्रूट परचेज किया, उस फ्रूट को आपने क्या किया, कंज्यूम किया, और उसके जो बीज थे उस बीज को फेंक दिया कहीं पे भी। कई लोगों के घरों में होता है ना ऐसा, कि उन्होंने मार्केट से कोई लिया, उनके बच्चों ने मजाक मजाक में खाया, और खा करके गुठली उठली लगा दी, और कई सालों बाद में उस पर भयंकर बियरिंग हो रही है, भयंकर प्रोडक्शन हो रहा है। जो लोग नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं उनके पास में इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उनके वाले में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो ये जो तुक्के से जो लग जाती है ना कई बार चीजें, उनको बोलते हैं चांस सीडलिंग।
अगर जैसे मान लो, सबसे पहले तो चांस सीडलिंग समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वेराइटीज को डेवलप कैसे किया जाता है। वेराइटी जैसे मैं बोल देता हूँ आम्रपाली के बारे में, आम्रपाली में बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूँ, आप सारे लोग परिचित हो उससे। आम्रपाली किस किस का क्रॉस है? दशहरी और नीलम का क्रॉस है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप दशहरी और नीलम का क्रॉस करवाओगे तो आम्रपाली प्रोड्यूस होगा। दशहरी और नीलम को साइंटिस्ट ने पता नहीं कितनी बार क्रॉस करवाया, उसके बाद में जाकर के कोई एक प्रोजेनी ऐसी प्राप्त हुई जिस प्रोजेनी में क्या थी, सुपीरियरिटी थी, उसके अंदर फ्रूट क्वालिटी अच्छी थी और उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स थे। बाद में उस आम्रपाली को स्थायी कर लिया गया, फिक्स कर लिया गया। कैसे कर लिया गया? एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा कर लिया गया। उसकी टहनी को काट देते, उससे ग्राफ्टिंग करवा लेते, नया आम्रपाली का पौधा बना देते। उसकी टहनी को काट लिया, नया आम्रपाली का पौधा बना लिया। इस तरीके से काम चलता रहता है। दोबारा दशहरी और नीलम का क्रॉस करवाओगे तो कोई गारंटी नहीं वो बने, ठीक है। दोबारा आपके पेरेंट्स में मीटिंग होगी तो कोई जरूरी नहीं जो प्रोजेनी उत्पन्न हो बिल्कुल आपके जैसी हो, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार मियोसिस होगा, गैमेट प्रोड्यूस होंगे, इस तरीके से दिक्कतें होंगी। हाइब्रिड जो होते हैं उनके सीड को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स की सुपीरियर प्रोजेनी हाइब्रिड है। अब उस हाइब्रिड की प्रोजेनी कैसी हो कोई नहीं बता सकता। होने को वो बहुत ज्यादा सुपीरियर भी हो सकती है और होने को बहुत ज्यादा इंफीरियर भी हो सकती है। मेजोरिटी केसेस में इंफीरियर ही होती है। यहाँ पे चांस सीडलिंग के बारे में बता रहा हूँ। मार्केट से आपने किसी हाइब्रिड का सीड परचेज किया, आपने एंजॉय किया फ्रूट को, लगा दिया बीज को। लगाने के बाद में क्या हुआ? वो उग गया। उगने के बाद में वो बहुत शानदार वैरायटी फ्रूट था। उसमें सीड बहुत ही उसमें जो फ्रूट लग रहे थे वो फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये तो अच्छी वैरायटी अपने आप ही मिल गई तुक्के से। अब उन्होंने उस वैरायटी का एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसकी टहनी को तोड़ लिया, बना लिया उससे नया पौधा। टहनी को तोड़ लिया, बना लिया नया पौधा। तो इस चीज को हमने क्या, इससे अगर कोई कमर्शियल वैरायटी में उसको डेवलप कर दिया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? चांस सीडलिंग। लेकिन यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया चांस सीडलिंग पे। क्या कोई ऐसी कमर्शियल वैरायटी है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कमर्शियल वैरायटी है जो वैरायटी चांस सीडलिंग हो अपने आप में? तो एक ऐसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्या है? चांस सीडलिंग है। कौन सी है बताता हूँ। गुआवा में आप वैरायटी पढ़ते हो एक इलाहाबाद सफेदा। अब इलाहाबाद सफेदा चांस सीडलिंग नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इलाहाबाद सफेदा अमरूद की एक वैरायटी है, आपके यूपी साइड की वैरायटी है ये। इस वैरायटी के जो फ्रूट थे उन फ्रूट को बेच दिया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? पुणे में। वहां पे इसको फ्रूट्स को कंज्यूम किया गया। फ्रूट्स को कंज्यूम करके इसके बीजों को यूं ही फेंक दिया, ठीक है। वो उग गए। फेंक दिया का मतलब ये नहीं था यूं ही फेंक दिया, उनको क्या कर दिया? वहां पे लगा दिया। कोई बहुत ज्यादा इंटेंशनली नहीं लगाया गया, कोई ऐसा नहीं था उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच थी, बस ठीक है उनको यूं ही लगा दिया। लगाने से क्या हो गया? जर्मिनेशन हुआ, आपके बीज में आपके पेड़ बन गए। पेड़ से क्या हो गया? अब उनके अंदर जो फ्रूट क्वालिटी थी वो अपने आप में बहुत शानदार थी। तो उनको बाद में क्या कर लिया गया? उस पौधे का क्या कर लिया गया? सिलेक्शन कर, उस पौधे का एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करवा करवा के उसको मल्टीप्लाई कर लिया गया बहुत ज्यादा। उसका प्रोपेगेशन कर लिया गया एसेक्सुअल तरीके से बहुत ज्यादा, और उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली गई और एक वैरायटी का नाम दे दिया गया। और वो वैरायटी कौन सी थी? लखनऊ 49। कौन सी वैरायटी थी? लखनऊ 49। लखनऊ 49। या फिर इस वैरायटी का दूसरा नाम कौन सा है? सरदार। अमरूद की कौन सी वैरायटी है ये? सरदार। उसके अलावा अगर बात करूंगा मैं तो कहाँ पे डेवलप की गई है? इसको डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? पुणे में। और है क्या एक्चुअली में? ये चांस सीडलिंग वैरायटी है, इस चीज का ध्यान रखना। और कौन से प्लांट से कौन सी वैरायटी की चांस सीडलिंग वैरायटी है? ये इलाहाबाद सफेदा की है, ठीक है। आपके घरों में बहुत सारे चांस सीडलिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक मित्र है, उनके गांव के, उनके खेत के अंदर लगाया हुआ है एक आम का पेड़। बहुत प्रोडक्शन देता है अपने राजस्थान सर्किल में, अपने गंगानगर सर्किल में बहुत प्रोडक्शन देता है। जबकि आप जानते हो मैंगो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, अपने सर्किल में कामयाब है, किसी के है किसी के नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा कमर्शियल रूप से कामयाब नहीं है। आपने देखा है अपने एरिया में कहीं कहीं किसी के ऑर्चार्ड मैंगो का? क्यों नहीं है राजस्थान सर्किल में मैंगो के ऑर्चार्ड? वो इसलिए ही नहीं है कि मैंगो एक ट्रॉपिकल प्लांट है जी, अपने यहाँ तो इन्वायरमेंट नहीं है वैसा। लेकिन मेरे मित्र हैं, उनके खेत के अंदर, उनके फील्ड के अंदर काफी ज्यादा उसमें प्रोडक्शन होता है मैंगो का, और हर साल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो अपने आप में एक चांस सीडलिंग है, मजाक मजाक में लगाया गया पौधा है। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद में क्या बोल दिया गया? सीड प्रोपेगेटेड प्लांट जो होते हैं वो लंबी उम्र के होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो क्या होंगे? बिल्कुल एम्ब्रियो होंगे। एम्ब्रियो से सीडलिंग, सैपलिंग, आपके नया नया पेड़ बनेंगे। उसके बाद में क्या बन जाएगा? आपके मैच्योर ट्री बन जाएगा। उसके बाद में जाकर के बेरिंग स्टार्ट होगी, और पता नहीं कब तक बेरिंग करते रहेंगे। जबकि ये जो आपके एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से यूज करते हैं अपन, वो तो पहले से ही मैच्योर होते हैं। मैच्योर और मैच्योर क्या होगा? तो ये क्या होंगे? लॉन्ग लिव्ड होंगे,
ये क्या होंगे? हाँ जी, ये एक चीज ध्यान रखना, मैंगो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ले अपने यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन अचंभे की बात ये है कि मैंगो की प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है? पर यूनिट प्रोडक्शन, कि एक पर्टिकुलर स्थान के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर मैंगो की प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है। लेकिन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन अपने आप में बहुत दूर दूर की बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पर यूनिट प्रोडक्शन राजस्थान का सबसे ज्यादा है मैंगो में, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लार्ज एरिया स्केल में मैंगो नहीं होते राजस्थान में। आगे क्या बोला गया? सीड प्रोपेगेटेड प्लांट जो है वो लंबी उम्र के होंगे, प्रोडक्टिव होते हैं, और क्या करेंगे? ग्रेट टॉलरेंस शो करेंगे एडवर्स सोइल क्लाइमेटिक और डिजीज एंडेमिक से। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में पढ़ोगे, जब अपन पढ़ेंगे ना दो प्लांट से प्रोपेगेशन, वहां पे ये चीज फिर से निकल के आएगी। सीड प्रोपेगेशन किस चीज को आसान बना देगा? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे पपाया हो गया, कोकोनट हो गया, जिनके अंदर अपन एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कर नहीं सकते आसानी से, तो इनके अंदर कौन सा मेथड हो जाएगा प्रोपेगेशन का? सीड प्रोपेगेशन मेथड। तो उनके अंदर सीड प्रोपेगेशन मेथड क्या करेगा? फायदा देगा अपने को। कुछ प्लांट होंगे जैसे कि सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, जामुन हो गया, इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। ये पॉइंट मैंने यहाँ तक लिख के छोड़ दिया कि इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी से फायदा क्या है वो मैंने अगली स्लाइड में ऐड कर दिया मैंने, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में ये 3 क्रॉप का नाम स्पेशली लिख लेना। इनमें हाईली पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। होती क्या है पॉली एम्ब्रियोनी? नाम से पता लग रहा है, पॉली का मतलब ज्यादा, एम्ब्रियोनी का मतलब भ्रूण, यानी भ्रूण से एक से ज्यादा अगर आपके प्लांट डेवलप हो रहे हैं, उस चीज को हम बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के लिए रूट स्टॉक का काम करने का काम करते हैं आपके सीड्स से। तो ये सारी चीजें आप, ये जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट आप एसेक्सुअल प्रोपेगेशन पढ़ोगे उस टाइम आपको और बेटर समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ओके, अब पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बात करेंगे। तो पॉली एम्ब्रियोनी है क्या? एक बीज से एक से ज्यादा किसका निर्माण हो जाना? आपके प्लांट्स का निर्माण हो जाना। जैसे आपके सामने एक पौधा है, एक बीज से एक, दो और तीन बीज से बने हुए हैं प्लांट्स, तो ये क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी। अब कई बार क्या होता है कि पॉली एम्ब्रियोनी में जरूरी नहीं कि बीज कहाँ से बनेगा, आप सॉरी सीड कहाँ से बनेगा, आपके जो ओव्यूल होगा उसी से बनेगा। कई बार क्या होगा, ओव्यूल की जो आपके बाहर की जो लेयर होगी ओव्यूल की, उससे भी आपका क्या हो जाएगा? प्लांट बन जाएगा। उससे प्लांट बन रहा है तो वो प्लांट आइडेंटिकल होगा किसके? अपनी मदर के, क्योंकि जो आपके ओव्यूल की भित्ति है वो भित्ति तो कम्प्लीटली मदर से ही बनी है ना। जो ओव्यूल होगा वो ओव्यूल डेफिनेटली, जो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो केवल ऐसा होगा जो मेल और फीमेल दोनों का मिलकर के योगदान से होगा। लेकिन जो इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, जो आउटर लेयरिंग है किस चीज की? ओव्यूल की, वो कंप्लीटली मदर प्लांट के अकॉर्डिंग होगा। तो मदर प्लांट से जो इंटेग्यूमेंट टिश्यू से जो डेवलप होंगे क्या चीज? प्लांट्स, पॉली एम्ब्रियोनी के फलस्वरूप वो क्या होंगे? कंप्लीटली अपने मदर के आइडेंटिकल होंगे। तो इसके लिए हमें आइडेंटिकल प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। किसके अंदर? जिनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, और वो किसके अंदर पाई जा रही है? आपके सिट्रस में पाई जा रही है, मैंगो में पाई जा रही है और जामुन में पाई जा रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि कौन से प्लांट्स के अंदर आपके पॉली एम्ब्रियोनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वो 3 ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये। अब लास्ट स्लाइड आज की डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन की। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? ट्रू टू टाइप नहीं होंगे पर मदर प्लांट के। मदर हो सकता है कैसा, मदर प्लांट हो सकता है कैसा भी हो, और उनके बच्चे कैसे ही हो रहे हो, इजी है। सीड प्रोपेगेटेड प्लांट जो होंगे उनके अंदर लॉन्ग जुवेनाइल फेज होगा, यानी कि फलों में वो बेरिंग में आएंगे, उसके लिए हमें काफी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन अपन नर्सरी से पौधे लेकर के आएंगे, एक साल में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी कर लेंगे वो, दूसरे साल से हम उनमें प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। सीडलिंग के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगी? लंबी और गिग्नेटिक स्ट्रक्चर की होगी। हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग करना इनके अंदर मुश्किल होगा। यानी क्या होगा? ये बहुत विशाल वृक्ष बनेगा, इसका विशाल वृक्ष बनेगा। तो विशाल वृक्ष में पौधे की हाइट बहुत ज्यादा ऊंची होगी, तो हाइट ऊंची होने की वजह से दिक्कत होगी ना अपन को, एरिया ज्यादा कवर करेगा, ये भी प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, हार्वेस्टिंग करना भी मुश्किल रहेगा, बंदर थोड़ी है उछल उछल के हार्वेस्टिंग करेंगे। स्प्रेइंग करना भी मुश्किल रहेगा, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो एरिया भी ज्यादा कंज्यूम करेगा ये। सीडलिंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी यील्ड कम होती है, किस चीज से? उनकी यील्ड की क्वालिटी कम होती है, किस चीज के कंपैरिजन में? जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, जो आपके कमर्शियल जो अपन नर्सरी से प्लांट्स परचेज करते हैं उनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, उनमें डेफिनेटली अपने को पता होता है कि इसके कैरेक्टर्स ये है, क्योंकि वो तो क्लोन ही एक तरीके से प्रोड्यूस करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि पौधा कैसा हो, होने को हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिटी का बने और होने को हो सकता है बुरी क्वालिटी का बने, लेकिन जनरली इनफीरियर क्वालिटी के रहते हैं। कुछ वायरस जो होंगे,
ठीक है, जैसे कि ये कुछ वायरस का नाम दे दिए गए, ये क्या करते हैं, बीज की सहायता से क्या होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे। यानी क्या होगा, बीज जो लगा रहे हैं वही वायरस से इन्फेक्टेड होगा, यानी पौधा जो होगा वो पहले से डिजीज्ड प्लांट उत्पन्न होगा। और डिजीज्ड प्लांट का हम करेंगे क्या, वहां पे इन सारी चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लगाएंगे। सीड प्रोपेगेशन जो होगा उसके अंदर हम रूट स्टॉक का फायदा नहीं ले सकते। सीड से प्रोपेगेशन करने वाले प्लांट्स में हम रूट स्टॉक का फायदा नहीं ले सकते। ये पॉइंट आपको हो सकता है समझ में ना आए, जब आप एसेक्सुअल प्रोपेगेशन पढ़ लोगे उसके बाद में आपको ये पॉइंट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको प्रोपेगेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और सेक्सुअल प्रोपेगेशन के बारे में सारी बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। इसमें हमने आपके सीड जर्मिनेशन को भी कवर कर लिया, सीड डोर्मेंसी को भी कवर कर लिया। सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कचरा नहीं होता, ध्यान रखना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो कल के लेक्चर में अपन करते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।